है दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय यानी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। तो क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, कैसा विश्वविद्यालय है, इसका स्वरूप कैसा, ये अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, जो कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के 8 सदस्य देशों के द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि सार्क संगठन है, आपने नाम सुना होगा सार्क संगठन का, ठीक है। तो उसके 8 सदस्य देश है, उनके द्वारा इसे स्थापित किया गया है। कौन कौन से वो 8 सदस्य, उनमें सबसे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। फिर से देखते हैं कौन कौन है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इन 8 देशों के द्वारा ही दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय यानी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने 2010 अगस्त में शैक्षणिक वर्ष से अपना संचालन शुरू किया। तो अगर हम बात करें कि इसका जो शैक्षणिक वर्ष है यानी इसके जो स्टडीज वगैरह इसने कब से शुरू की, इसका जो संचालन इसने कब से शुरू किया स्टडीज का, तो इसने सन 2010 यानी अगस्त के महीने में सन 2010 से इसने अपना शैक्षणिक वर्ष शुरू कर दिया था, ठीक है। अपनी शैक्षणिक जो भी गतिविधियां उनका संचालन शुरू कर दिया था। SAU यानी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी सभी सदस्य देशों के छात्रों को आकर्षित करता है। जो भी 8 देश हैं उनके सभी देशों के जो छात्र हैं उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसकी डिग्री है उनको सभी 8 देशों के द्वारा मान्यता प्राप्त है। जो इस विश्वविद्यालय से जो भी स्टूडेंट पढ़ कर निकलेगा, जो भी वो डिग्री प्राप्त करेगा, जो भी डिप्लोमा प्राप्त करेगा, तो उनको इन 8 कंट्रीज में जो है मान्यता मिली होगी, ठीक है। तो ये जो 8 कंट्रीज हैं इनमें वो सभी में बराबर होगी, इक्वल होगी। तो इस समय पर वर्तमान में विश्वविद्यालय चाणक्यपुरी नई दिल्ली में अकबर भवन परिसर से कार्य कर रहा है। तो ये जो विश्वविद्यालय साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जी इस टाइम पे चाणक्यपुरी नई दिल्ली में अकबर भवन है, वहाँ उस परिसर से ये कार्य कर रहा है, ठीक है। तो उस परिसर में इसका जो है हम कह सकते हैं इसका जो एक सेकेंड इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके हेड ऑफिस की तो वो चाणक्यपुर नई दिल्ली में, ठीक है। और कहाँ पर है? अकबर भवन परिसर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं और जो इसका स्थायी परिसर होगा, इसका जो स्थायी परिसर होगा वो भारत के दक्षिण दिल्ली में मैदानगढ़ी में होगा, ठीक है। तो इसका जो स्थायी परिसर होगा वो कहाँ पे होगा? भारत के दक्षिणी दिल्ली में मैदानगढ़ी में होगा, ठीक है। तो अब एक ये सवाल है, इसे देखते हैं क्या। दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? अभी आपने देखा कहाँ पर है ये। ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी काठमांडू। तो कहाँ पे स्थित है दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय? ये है नई दिल्ली में। तो इस तरह से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। शॉर्ट में हम इसे बोल देते हैं NCTE। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो यह है भारत सरकार की एक सांविधिक संस्था। कैसी संस्था है? एक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारत सरकार की एक सांविधिक संस्था है। सांविधिक का मतलब होता है कि यह मूल संविधान में नहीं थी, ठीक है, या फिर यह संविधान में इसका वर्णन नहीं है, बल्कि एक एक्ट के द्वारा इसे बाद में स्थापित किया गया। कौन सा एक्ट था जिसे इस बाद में स्थापित किया, जिसके द्वारा इसे? वो था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा अधिनियम 1993, ठीक है। तो इस एक्ट के द्वारा इसे बाद में स्थापित किया गया। इसकी धारा 3 के तहत इसे बाद में स्थापित किया गया। अगर हम बात करें NCTE के मुख्यालय का, तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर इसका मुख्यालय? वो नई दिल्ली में स्थित है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया कि NCTE एक संक्षिप्त नाम है, इसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन 17 अगस्त 1993 के अनुसरण में एक स्वायत्त निकाय के रूप में हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं इसके गठन की। तो इसका जो गठन हुआ था वो 17 अगस्त 1993 को इसका जो गठन हुआ था और एक स्वायत्त जो निकाय के रूप में इसका गठन हुआ था। इसका मतलब ये है कि अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र था। इसके पहले क्या हुआ था? 1973 से पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की भूमिका अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में थी, ठीक है। जो इसका मुख्य जो भूमिका थी वो 1973 से पहले वो क्या थी? ये थी कि जो अध्यापक शिक्षा उससे संबंधित सभी विषयों पर ये केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दे सकती थी, ठीक है। यानी कि एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में कार्य करती थी 1973 से पूर्व।
इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसको स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अध्यापक शिक्षा प्रणाली के मानकों का निर्धारण करना। यानी अध्यापक शिक्षा के लिए कौन कौन से मानक निर्धारित होंगे उनका निर्धारण करना ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य है। एनसीटीई भारत में शिक्षा के मानक तय करने का अधिकार रखती है। ठीक है, तो एनसीटी के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं? सबसे पहले ये कि ये भारत में शिक्षा के मानक क्या क्या होंगे इनको तय करने का अधिकार रखती है। इसके लिए ये शिक्षक भर्ती के लिए मापदंड का निर्धारण करती है, जिसके द्वारा योग्य शिक्षकों की भर्ती की जा सके। इसके द्वारा कुछ निर्धारण हो जाते हैं, मापदंडों के कुछ नियम बना दिए जाते हैं, जिससे कि जो योग्य शिक्षक हैं उनकी भर्ती हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कि कोई भी राज्य एनसीटीई के नियमों के विरुद्ध अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा का निर्धारण नहीं कर सकता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है इसकी, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टेट क्यों ना हो, इसके अलावा कोई केंद्र शासित प्रदेश हो, ठीक है, तो वो क्या नहीं कर सकता कि वो ये नहीं कर सकता कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के खिलाफ जो भी उसने नियम बनाए उसके खिलाफ कोई वो अपनी मर्जी से शिक्षा का निर्धारण नहीं कर सकता। तो इस स्कूल के शिक्षक शिक्षा और उसके सचिवालय के संबंध में केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी परिषद का कार्य शिक्षक शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के विभाग में स्थित है। अब हम एनसीटीई के प्रमुख कार्य देख लेते कौन कौन से कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कार्य है वो है इसका शिक्षक शिक्षा के सभी पहलुओं के संबंधित सर्वेक्षण और अध्ययन करना, इसके अलावा संबंधित परिणाम प्रकाशित करना। सबसे पहला क्या चीज़ है इसकी, जो इसका कार्य है वो है कि जो शिक्षक शिक्षा से संबंधित जो भी पहलू है उनका सर्वेक्षण करना, क्या वो सही है या नहीं है, और उनका अध्ययन करना। इसके बाद में जो भी परिणाम आएंगे, जो भी रिजल्ट आएंगे, उनको प्रकाशित करना। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र के बारे में उपयुक्त योजनाओं और प्रोग्राम की तैयारी के लिए वह राज्य और केंद्र सरकारों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों दोनों के लिए सिफारिशें करता है। ये क्या करता है कि जो शिक्षक शिक्षा से संबंधित जो भी मापदंड है, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है, वो केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से या अन्य यूनिवर्सिटी से, इस सब के बारे में जो सिफारिश करता है। ठीक है, वो बताता है कि ये चीज़ें हमारे लिए आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इनको लागू कर सकते हैं। बाकी जो है दूसरी बॉडीज़ पे डिपेंड करता है कि वो इन नियमों को माने या ना माने। इसके अलावा यह पूरे देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली का समन्वय और निगरानी करता है। ठीक है, क्या करता है, पूरे देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की होगी, ठीक है, तो उसका समन्वय करता है और उसकी निगरानी करता है, यानी उसकी देखभाल करता है कि कहीं कोई राज्य अपने हिसाब से तो कोई कार्य नहीं कर रहा है, फिर किसी विशेष वर्ग को इससे जो कोई लाभ तो नहीं मिल रहा है, फिर किसी को हानि तो नहीं हो रही, तो इन सब चीज़ों की निगरानी करता है। इसके अलावा यह स्कूलों और मान्यता प्राप्त संस्थानों में एक शिक्षक होने के लिए न्यूनतम योग्यता के दिशा निर्देशों की आवश्यकता को पूरा करता है। ठीक है, तो इसके द्वारा कुछ एक शिक्षक होने के लिए कुछ न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को शिक्षक होने के लिए उस न्यूनतम योग्यता को प्राप्त करना आवश्यक है, तो ये भी कार्य करता है। इसके अलावा यह मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अनुपालन के लिए भौतिक और अवसंरचना सुविधाओं जैसे कि स्टाफिंग पैटर्न आदि के प्रावधान के लिए दिशा निर्देश देता है। ठीक है, तो क्या क्या मान्यता प्राप्त संस्थानों के द्वारा अनुपालन के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या भौतिक जो अवसंरचनाएं होंगी, कौन कौन सी सुविधाएं होंगी, इन सब के बारे में जो है इन प्रावधानों के लिए दिशा निर्देश देता है, गाइडलाइंस जारी करता है। इसके अलावा परीक्षा के संबंध में जो भी मानक होते हैं उनको तय किया जाता है इसके माध्यम से, और ऐसे प्रवेश के लिए प्रमुख मापदंड और साथ ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए योजनाएं भी ये बनाने का काम करता है। ठीक है, तो उन योजनाओं को बनाकर संबंधित यूनिवर्सिटी को या फिर केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को सिफारिश करता है कि आप हमारी योजनाओं को लागू कीजिए, या फिर आज के टाइम में शिक्षा में सुधार करने के लिए ये योजनाएं आवश्यक है, तो आप इन्हें लागू कर सकते हैं। इसके अलावा यह स्कूलों और मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देता है। तो ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है कि यह स्कूलों में और जो मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देता है। ठीक है, और संचालित करता है और फिर इसके परिणाम को प्रसारित करता है। पहले तो क्या करता है, अनुसंधान और जो नवाचार है, इनोवेशन, उसको बढ़ावा देता है, उसके बाद में उनको संचालित करता है और जो भी परिणाम आते हैं उनको प्रसारित करता है, उनको फैलाते हैं।
अब आगे इसमें यह सुधार के लिए अपने स्वयं के निर्धारित दिशा निर्देशों, मापदंडों और मानकों की जांच करता है। तो क्या क्या इसके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं किसी भी इंस्टीट्यूट को, जो उसमें सुधार करने के लिए इसके लिए कौन कौन से मापदंड तय किए गए और कौन कौन से मानक हैं, इन सब की ये जांच भी करता है, क्या वो सही से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो दिशा निर्देशों, मापदंडों और मानकों की जांच करना भी इसका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा यह मान्यता प्राप्त संस्थानों की पहचान करता है कि कौन कौन से संस्थान है जो कि मान्यता प्राप्त है और कहीं कोई ऐसा संस्थान तो नहीं है कि जो फर्जी तरीके से कार्य कर रहा है, तो उनकी जांच करके उनको जो है सरकार को सिफारिश करता है। और शिक्षक शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए नए संस्थानों की स्थापना करता है कि शिक्षा प्रणाली के लिए विकास के लिए कौन कौन से नए संस्थानों की आवश्यकता है, कितने नए संस्थानों की आवश्यकता, तो इन सब की स्थापना करता है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य यह है ये। इसके अलावा शिक्षक के व्यवसायीकरण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाता है। आजकल क्या हो रहा है कि जो शिक्षा है, जैसे कि बीएड का कोर्स हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्स हैं, तो उनका क्या हो रहा है, व्यवसायीकरण हो रहा है। ठीक है, तो इसके माध्यम से उन व्यवसायीकरण को जो रोकने का भी कार्य, आवश्यक कदम भी है, उठाता है। ठीक है, इसके अलावा यह अन्य कार्य भी करता है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा इसे सौंपे जाते हैं। जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसे सौंप देती है, तो ये उन महत्वपूर्ण कार्य को भी संचालित करता है। तो ये हो गया हमारा NCTE, राष्ट्रीय। सो फ्रेंड्स, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान यानी रूसा। तो राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान यानी रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए हिंदी में एक शॉर्ट वर्ड है। ठीक है, रूसा क्या है, हिंदी का ही राष्ट्रीय उच्च। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, शॉर्ट में हम इसे बोल देते हैं रूसा। तो यह हिंदी का ही एक अभियान है। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान यानी रूसा। तो क्या है रूसा, आइए जानते हैं। तो राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान यानी रूसा भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2013 में शुरू की गई भारत में उच्च शिक्षा के विकास के लिए एक समग्र योजना है। क्या है रूसा, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 2013 में शुरू की गई भारत में उच्च शिक्षा के विकास के लिए एक समग्र योजना है। और इसका जो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में हिंदी के लिए इसका शॉर्ट रूप क्या है, रूसा है। अगर हम बात करें इसके बेसिक के बारे में, तो जैसे कि सार्वभौमिक नामांकन के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान है। ठीक है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। वैसे ही उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान को प्रारंभ किया है। ठीक है, यानी कि जैसे कि प्राथमिक स्तर पर क्या है, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान है, उसी तरह माध्यमिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। ठीक उसी तरह उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा यानी रूसा का प्रारंभ किया गया। तो यह है उच्च शिक्षा को बढ़ावा, यानी उच्च शिक्षा में जो नामांकन अनुपात को बढ़ावा देने के लिए रूसा। ठीक है, रूसा का मुख्य उद्देश्य सभी उच्च संस्थानों के लिए समान विकास अवसर प्रदान करना और उच्च शिक्षा प्रणाली में त्रुटियों को दूर करना है। रूसा रोजगार परक और प्रतिस्पर्धी स्नातकोत्तर PhD करने के लिए शिक्षण प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार पर अधिक जोर देता है। ठीक है, तो जो भी स्नातक स्तर पर अध्ययन करते हैं या फिर PG लेवल पर जो अध्ययन करते हैं, तो उनके जो शिक्षण प्रक्रिया में जो गुणवत्ता उसको सुधार करने पे ज़्यादा जोर देता है। 2 योजनाओं की अवधि में फैले यह कार्यक्रम राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है, जो राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों पर ये केंद्रित है, और देश भर में कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सर्वोत्तम प्रथाओं को आकर्षित करता है। अब हम देखते हैं रूसा के कौन कौन से प्राथमिक घटक है जो कि प्रमुख क्रियाओं और धन क्षेत्रों को कैप्चर करते हैं, जिन्हें लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपनाया जाना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, विश्वविद्यालयों को मौजूदा स्वायत्त कॉलेज का उन्नयन करना चाहिए। जितने भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ का उनको जो उनसे जुड़े हुए कॉलेज है उनका उन्नयन करना चाहिए, यानी उनको बढ़ाने का
जो है प्रयास करना चाहिए, उनके जो उनकी शिक्षा की क्वालिटी है उसको बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसके अलावा क्लस्टर विश्वविद्यालयों के लिए कॉलेज का रूपांतरण होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान देना चाहिए, यानी जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अवसंरचना अनुदान देना चाहिए, जिससे कि जो अपनी वो फैकल्टी है उसको ज़्यादा बेहतर बना सके। इसके अलावा नए मॉडल कॉलेज देने चाहिए जो कि सामान्य हो। इसके अलावा कॉलेजों को मॉडल बनाने के लिए मौजूदा डिग्री कॉलेजों का उन्नयन करना चाहिए, यानी जो कॉलेज है उनको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री कॉलेजों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा जो व्यवसाय के लिए नए नए कॉलेजों का जो खोलना चाहिए, ठीक है, उनका नया नया प्रारंभ करना चाहिए जो भी व्यवसाय से संबंधित कॉलेज है। इसके अलावा कॉलेजों को अधोसंरचना अनुदान देना चाहिए, जिससे कि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको बेहतर बना सके। नेक्स्ट है अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए, यानी जो वहाँ पे अनुसंधान से संबंधित, नवाचार से संबंधित और गुणवत्ता से संबंधित जो भी अध्ययन है, जो भी स्टडी है, उसमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। और भी उसमें बहुत सारी पहल करनी चाहिए, जैसे कि संकाय भर्ती सहायता करनी चाहिए, यानी विभिन्न संकायों में किस प्रकार से प्रवेश हो, किस प्रकार से प्रवेश परीक्षा हो, इन सब के बारे में हेल्प करनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इसके अलावा संकाय में सुधार करने का भी प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण पर रोक लगाना चाहिए, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, उच्च शिक्षा का बहुत ज़्यादा व्यवसायीकरण हो रहा है, तो रूसा के जो ये सबसे प्रमुख सिफारिश ये है कि जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। अब आगे इसमें जितने भी शैक्षिक प्रशासक हैं उनका नेतृत्व विकास करना चाहिए, जिससे कि वो शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कार्य कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा नेतृत्व कर सके। इसके अलावा संस्थागत पुनर्गठन और सुधार करना चाहिए, जितने भी जो पुराने जो इंस्टीट्यूट है उनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए और उनमें बेहतर सुधार किया जाना चाहिए, ताकि वो आज की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर सके। इसके अलावा क्षमता निर्माण और तैयारी करनी चाहिए, डेटा संग्रह और योजनाएं बनानी चाहिए, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर कैपेबिलिटी हो निर्माण की और तैयारी करने की। इसके अलावा वो डेटा संग्रह और योजना भी बना सके। अब हम, ये तो हो गए रूसा के घटक। अब हम देखते हैं रूसा के कौन कौन से सिद्धांत हैं। सबसे पहले है इसका सिद्धांत गुणवत्ता अनुसंधान पर ध्यान दें। इसका मतलब है कि जितने भी शैक्षिक इंस्टीट्यूट है, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो अपने यहाँ पर जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, उसकी गुणवत्ता पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ताकि जो परिणाम है वो अच्छे आएँ। इसके अलावा सामान्य आधारित और परिणाम निधिकरण होना चाहिए। नेक्स्ट है राजनीतिक निर्णय लेना, ठीक है, जो छात्र उनके अंतर्गत जो इस तरह की भावना आनी चाहिए जो जिससे कि वो राजनीतिक निर्णय ले सके। इसके अलावा स्वायत्त निर्णय लेना, ठीक है, तो किसी भी इंस्टीट्यूट के पास में, किसी भी यूनिवर्सिटी के पास में इतना जो अधिकार होना चाहिए जिससे कि वो अपने निर्णय स्वतंत्र होकर ले सके। इसके अलावा और क्या है, प्रकटीकरण आधारित शासन होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य राष्ट्रीय अभियान शिक्षा अभियान यानी रूसा है, ठीक है, तो इसका कौन सा उद्देश्य सबसे पहले है ए राष्ट्रीय संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, बी है गुणवत्ता संकाय की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, सी है इसमें मौजूदा स्वायत्त कॉलेज के उन्नयन के माध्यम से नए संस्थान बनाना, और नेक्स्ट है इसमें डी स्वायत्त कॉलेज के खराब बुनियादी ढांचे के साथ विश्वविद्यालयों का उन्नयन करना। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ए, बी और सी। फोर्थ तो गलत है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका जो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्वायत्त कॉलेज में जो खराब बुनियादी ढांचे के साथ में विश्वविद्यालय का उन्नयन नहीं किया जा सकता, इसलिए जो उनका ढांचा उसको सही करना पड़ेगा। तो इसमें खराब शब्द ये है की पॉइंट इसका, तो ये देखना इस तरह से। ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है और ऑप्शन सी भी ठीक है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन 2। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी यानी IIAS। तो क्या है IIAS, इसके बारे में जानते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एक शोध संस्थान है। कैसा, एक शोध संस्थान है, यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। सबसे पहली चीज़ ये कैसा संस्थान है, एक शोध संस्थान है, ये याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है वो कैसा संस्थान है, इंजीनियरिंग है, जो है मेडिकल का जो इंस्टीट्यूट है या फिर शोध संस्थान है। तो ये कैसा शोध संस्थान है जो कि शिमला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, शिमला में स्थित है। इसे 1964 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था और 20 अक्टूबर 1965 को इसने काम शुरू कर दिया था।
तो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, इसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय जो के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था इसे? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो पहला निर्माण है वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 6 अक्टूबर 1964 में किया था। कब किया था इसका निर्माण? जो 6 अक्टूबर 1964 को। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। ठीक है, यह 20 अक्टूबर 1965 को काम करना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो इसने जो 20 अक्टूबर 1965 से अपना काम करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ है ये शिमला में स्थित है, शिमला भारत में स्थित है। और कैसा इंस्टीट्यूट है? एक शोध संस्थान है। अब इसके क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी किस स्थान पर स्थित है? अभी बताया आपको। ऑप्शन ए है धर्मशाला, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी सोलन या ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी शिमला। ठीक है, तो जीवन में केवल पदार्थ ही महत्वपूर्ण नहीं है, मूल्य शिक्षा भी उतनी ही अनिवार्य है किसी भी स्टूडेंट के लिए जितने की वस्तुपरक शिक्षा। तो मूल्यों के हुआस होने से समाज में अपराध बढ़ रहे हैं। आजकल आप लोग देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा समाज में जो है अपराध बढ़ गए। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि जो हमारी शिक्षा है उससे नैतिकता दूर होती जा रही है। हम यह भी देखते हैं कि मूल्यविहीन समाज में असंतोष फैल रहा है। इन परिस्थितियों में आत्ममंथन अनिवार्य हो जाता है। यह देखना अनिवार्य हो जाता है कि कहीं हमारी शिक्षा पद्धति में कोई कमी तो नहीं है जिसकी वजह से हमारे समाज में असंतोष फैल रहा है। यदि शिक्षा में सचमुच में सुधार लाना है तो शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो मूल्य शिक्षा वह सारी प्रक्रिया का समुच्चय है। मूल्य शिक्षा क्या है? बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है इसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक चीज़ को या किसी एक गुण को मूल्य शिक्षा कह सकते हैं। इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, बहुत सारी प्रक्रियाओं का सेट होता है जिसके द्वारा व्यक्ति उस क्षमता, दृष्टिकोण और व्यवहार के अन्य रूपों को विकसित करता है जिसमें वह रहता है। यानी मूल्य क्या होते हैं? मूल्य वे गुण होते हैं जो व्यक्ति को जीवन जीने में मदद करते हैं। तो मूल्य मनुष्य के अंदर वे गुण होते हैं जो कि व्यक्ति को सही तरह से अपना जीवन व्यतीत करने में मदद करते हैं। तो इन्हीं मूल्यों का समावेश अगर शिक्षा में किया जाता है तो वह मूल्य शिक्षा कहलाती है। इस प्रकार से नैतिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग दूसरों में नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं और व्यक्ति समाज में अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। शिक्षा का मूल्य बच्चों के विचारों के दृष्टिकोण, रुचियों, भावनाओं, व्यक्तित्व और चरित्र में सुधार लाने में मदद करता है। अगर हम शिक्षा में नैतिकता को ऐड कर देंगे, नैतिकता को जोड़ देंगे तो इससे बच्चों में विचार करने की शक्ति आएगी, उनका दृष्टिकोण बनेगा, उनकी रुचियों के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा उनकी भावनाओं के बारे में जो हम अच्छे से जान सकते हैं, उनका व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। इसके अलावा उनके चरित्र में भी सुधार लाने में मूल्य शिक्षा मदद करती है। यह शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। मूल्य शिक्षा क्या होती है? जो हमारी नॉर्मल एजुकेशन होती है उसी का एक अभिन्न अंग होता है जिसे शैक्षिक प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता और ना ही इसे शैक्षिक प्रक्रिया से अलग किया जाना चाहिए। स्कूल को उन मूल्यों का माहौल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो विभिन्न गतिविधियों को चलाने चाहिए और छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और शैक्षिक प्रशासकों के बीच मूल्यों के संवर्धन के अनुकूल होंगे। यानी कि स्कूलों में इस तरह का माहौल होना चाहिए जो कि बच्चों को मूल्य शिक्षा सीखने में मदद करे, मूल्यों को सीखने में मदद करे। बच्चों को पता होना चाहिए क्या चीज़ें गलत हैं, क्या सही हैं, ईमानदारी क्या है, नैतिकता क्या है, बड़ों का सम्मान क्यों करना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है स्कूल से भी बच्चों को पता होना चाहिए और छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और शैक्षिक प्रशासकों के बीच मूल्यों के संवर्धन के वो अनुकूल होंगे। मूल्य शिक्षा के क्रम में अपने सभी आयामों में अभिन्न व्यक्तित्व के मूल्यों को शामिल करना चाहिए। यानी मूल्य शिक्षा में हमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए? जैसे शारीरिक शिक्षा हो गई, महत्वपूर्ण बौद्धिक शिक्षा हो गई, सौंदर्य शिक्षा, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा। तो ये चीज़ें हमें शिक्षा में शामिल करनी चाहिए, तभी हमारी शिक्षा क्या होगी? पूर्ण रूप से मूल्य शिक्षा बन पाएगी। सिर्फ यही नहीं है कि हम कुछ जो है भाषण दे दे बच्चों को, कुछ ऐसी मतलब बड़ी बड़ी बातें सिखा दे, सच बोलना चाहिए, और जबकि प्रैक्टिकली हम उन्हें कुछ सिखाएंगे नहीं, तो इस तरह से क्या वो शिक्षा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसलिए बच्चों को शारीरिक शिक्षा भी अनिवार्य है, बौद्धिक शिक्षा भी अनिवार्य है, सौंदर्य शिक्षा भी अनिवार्य है, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसी से बच्चे का संपूर्ण विकास हो सकता है। अब हम बात करते हैं मूल्य शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं।
तो परंपरागत रूप से मूल्य शिक्षा के उद्देश्य धर्म और दर्शन पर आधारित थे। यानी जो हमारी परंपरागत रूप से जो मूल्य शिक्षा थी उसका उद्देश्य धर्म और दर्शन पर आधारित होता था, यानी उसमें धर्म और दर्शन की ही शिक्षा दी जाती थी। कोई धर्मनिरपेक्ष मूल्य शिक्षा नहीं थी। केवल आज की आधुनिक दुनिया में यह बहुत आवश्यक रूप से लिया गया, यानी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा है वो शिक्षा नहीं मानी जाती थी, लेकिन आज के टाइम में, आज के आधुनिक मॉडर्न एरा में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया ताकि हम अपने बच्चों को मूल्य शिक्षा प्रदान करें। तो आधुनिक मूल्य शिक्षा क्या है, आइए देखते हैं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एक एक करके हम जानते हैं। तो आधुनिक मूल्य शिक्षा अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं में बच्चों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, यानी शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिसके अंतर्गत जो बच्चा है वो अपना शारीरिक विकास कर सके, मानसिक विकास कर सके, भावनात्मक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं पर वो अपना विकास कर सके, और जो उसके बच्चे की पर्सनैलिटी है, उसका व्यक्तित्व है, उसका पूर्ण विकास हो सके। क्योंकि सिर्फ शारीरिक रूप, अगर जो बच्चा वो शारीरिक रूप से मजबूत होगा तो उसे ही हम केवल उसका पूर्ण विकास नहीं कह सकते, बल्कि बच्चे को हर पहलू से जो है विकास करना चाहिए, उसका हर पहलू पर पूर्ण विकास होना चाहिए। इसके अलावा अच्छे शिष्टाचार और जिम्मेदार और सहकारी नागरिकता का समावेश होना चाहिए। यानी शिष्टाचार का मतलब है आचरण, किस प्रकार से हम आचरण करते, व्यवहार करते हैं। तो बच्चे के अंदर अच्छा व्यवहार होना चाहिए, वह जिम्मेदारी से अपना कार्य करे, यानी उसे पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, किसी भी चीज़ के प्रति क्या कर्तव्य है। और इसके अलावा सहकारी नागरिकता का उसमें समावेश होना चाहिए, यानी सभी कार्य वो मिलजुल कर करने की उसमें जो आदत होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है इसमें व्यक्ति और समाज की गरिमा के लिए सम्मान विकसित करना, यानी व्यक्ति और समाज की गरिमा के लिए किस प्रकार से सम्मान विकसित किया जाएगा, किस प्रकार से कोई भी बच्चा व्यक्तियों का और समाज का जो है, समाज की गरिमा का सम्मान करेगा, यह भावना भी उनके अंतर्गत आनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार होना चाहिए। यानी आज के टाइम में सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि बच्चे के अंतर्गत देशभक्ति होनी चाहिए, उसे अपने देश से प्यार होना चाहिए, देश के प्रति भक्ति होनी चाहिए, और वह राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार करे। राष्ट्रीय एकता की भावना को फैलाइए, नहीं कि क्षेत्रीयता की भावना आ जाए उसके अंतर्गत, या फिर किसी जो विशेष जाति के प्रति उसका जो प्यार आ जाए, तो इस तरह की चीज़ें उसके अंतर्गत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे संपूर्ण देश से ही बराबर से प्यार होना चाहिए, संपूर्ण देश से उसकी भक्ति होनी चाहिए। अब आगे इसमें सोच और जीने का लोकतांत्रिक तरीका विकसित करना, यानी कोई भी बच्चा किस प्रकार से अपना जीवन आगे चलकर किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करेगा, इस तरह की इसमें सोच और जीने का लोकतांत्रिक तरीका विकसित होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें विभिन्न धार्मिक विश्वासों के प्रति सहिष्णुता और समझ विकसित करना, यानी किसी भी स्टूडेंट में इस तरह की समझ होनी चाहिए कि वह विभिन्न धार्मिक विश्वासों के प्रति सहिष्णु रहे और उनका आदर करे। ये नहीं कि वह विभिन्न धर्मों का क्या है अनादर करे, उनके प्रति मतलब गलत व्यवहार करे, तो इस तरह की चीज़ें उसके अंतर्गत जो नहीं होनी चाहिए। वह दूसरे धर्मों का भी उतना ही जो है सम्मान करे जितना कि वह अपने धर्म का करता है। नेक्स्ट इसमें सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारे की भावना का विकास करना। तो जो बच्चे हैं उनके अंदर इस तरह की भावनाएं आनी चाहिए कि वो सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपस में भाईचारे की भावना से कार्य करें और आपस में मिलजुल कर जो है सभी कार्यों को संपूर्ण करें। इसके अलावा विद्यार्थियों को उन पर और कुछ अलौकिक शक्ति में विश्वास करने में मदद करना जो कि इस ब्रह्मांड और मानव जीवन को नियंत्रित करने वाला है। यानी कि बच्चे को इन चीज़ों पर भी विश्वास कराना चाहिए कि कुछ अलौकिक शक्तियाँ होती है जो कि उन पर, उनके समाज पर, उनके देश पर, उनके विश्व पर और बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर किसी का नियंत्रण है। ठीक है, तो वो क्या है, कुछ अलौकिक शक्तियाँ जिनके बारे में विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, जो कि मानव जीवन को भी नियंत्रित करती है, पूरे ब्रह्मांड को भी नियंत्रित करती है। तो इससे क्या है, जब भी बच्चे के मन में कुछ गलत करने का विचार आएगा तो उसे ये रहेगा कि कोई ना कोई हमें देख रहा है, कोई ऐसी अलौकिक शक्ति की नज़र हमारे ऊपर है, इसलिए हमें कुछ गलत कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें ध्वनि नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेने के लिए छात्र हैं उनको सक्षम करना। यानी
जो बच्चे हैं वो नैतिक सिद्धांतों के आधार पर किस प्रकार से डिसीजन ले, किस प्रकार से अच्छे निर्णय ले, इसके लिए विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। नेक्स्ट है इसमें मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन मानदंड विकसित करना, यानी उसके लिए मूल्यांकन मापदंड भी विकसित होना चाहिए। पता होना चाहिए कि कौन बच्चा कितना सीख रहा है और किस में कितनी कमी रह गई है। तो इस प्रकार से जिस बच्चे में कमी रह गई है उसकी उस कमी को पाटना। इसके अलावा मूल्य शिक्षा के बेहतर उपयोग के लिए उपाय सुझाना, यानी मूल्य शिक्षा का हम किस प्रकार से अपने वास्तविक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए उपाय सुझाना भी महत्वपूर्ण है। और अंतिम है मूल्य शिक्षा के विभिन्न पहलुओं और गतिविधियों के संबंध में विद्यार्थियों के हितों का पता लगाना, यानी मूल्य शिक्षा से विद्यार्थियों को क्या क्या लाभ होगा, उनके कौन कौन से पहलू होंगे, क्या क्या गतिविधियां होंगी, इन सभी के संबंध में विद्यार्थियों को पता होना चाहिए और विद्यार्थियों को उनसे क्या क्या लाभ है इस बारे में भी उनको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मूल्य शिक्षा की सिफारिश किस किस ने की थी, किस आयोग के द्वारा मूल्य शिक्षा की सिफारिश की गई थी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मूल्य शिक्षा की सिफारिश हमारी जो एजुकेशन है उसमें कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कोठारी आयोग के द्वारा। तो याद रखना है कोठारी आयोग के द्वारा मूल्य शिक्षा की सिफारिश की गई थी। तो कोठारी आयोग ने बहुत ही सही ढंग से देखा है कि विस्तार, ज्ञान और बढ़ती शक्ति जो आधुनिक समाज के निपटान में है, इसलिए सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत और गहरा करने और नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की मजबूत प्रशंसा के साथ संयुक्त होना चाहिए। तो कोठारी आयोग के द्वारा यह कहा गया कि शिक्षा केवल ऐसी ना हो कि जिसके द्वारा केवल हम जो है कुछ डिग्रियां प्राप्त कर ले, कोई जॉब ले ले। शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए जो हमें हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों को बताए, हमारी भावनाओं को बताए और मतलब उनको गहरा करे। इसके अलावा हमारे अंदर नैतिकता आए, हम आध्यात्मिक मूल्यों को समझे, इस तरह से जो है शिक्षा होनी चाहिए। अब आज की स्थिति को देखते हुए जो बहुत तेजी से विकसित हो रही है, यानी आज के टाइम में जो मूल्य शिक्षा उसे हमारी जो नॉर्मल एजुकेशन है, सामान्य शिक्षा, उसमें बहुत तेजी से ऐड किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। हमारे लिए शैक्षिक प्रणाली को उचित मूल्य उन्मुखीकरण देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद शिक्षा के विभिन्न चरणों में छात्रों में सही मूल्य के विकास के लिए निरंतर प्रयास किया है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद में, आज़ाद होने के बाद में भारत ने हमेशा इस तरह का प्रयास किया है कि बच्चों को शिक्षा के साथ मूल्य शिक्षा भी दी जाए, उनके अंदर जो है मूल्य का भी विकास कराया जाए। इसके अलावा एक संस्था है CABE, कैब, ठीक है। तो कैब ने भी आध्यात्मिक भूमि नैतिक शिक्षा पर जोर दिया, यानी कैब के द्वारा भी आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। यह घर और समुदाय की जिम्मेदारी थी, ठीक है। तो ये नहीं है कि सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी बनती है बच्चों को नैतिक शिक्षा के बारे में बताना, आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में बताना, यह घर और समुदाय की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को जो है अध्यात्म के बारे में समझाए, नैतिकता के बारे में समझाए। तो ये कैब की सिफारिश थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को ने भी यह महसूस किया था कि शिक्षा प्रणाली को विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और मानव जाति की एकता के मूल्य को बढ़ावा देना चाहिए। यानी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए जो विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय समझ और मानव जाति की एकता के मूल्यों को बढ़ाए। तो ये यूनेस्को के द्वारा कहा गया था, यूनेस्को के द्वारा। इसी के अनुसार तदनुसार जुलाई 1970 में NCERT यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाते, कभी कभी किसी चीज़ की फुल फॉर्म पूछ ली जाती। तो NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसके द्वारा NCERT के द्वारा आयोजित प्राथमिक चरण के लिए न्यूनतम पाठ्य चर्चा मानकों पर राष्ट्रीय सम्मेलन ने छात्रों को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों में योगदान देने के महत्व पर जोर दिया। यानी इसमें बताया गया कि शिक्षा के साथ नैतिकता और आध्यात्मिक शिक्षा भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, जो कि हमारी संस्कृति का ही, हमारी प्राचीन संस्कृति का ही हिस्सा है। जैसे कि ईमानदारी है, दया, दान, सहिष्णुता, शिष्टाचार, सहानुभूति और करुणा। तो NCERT के द्वारा भी इन चरणों पर
इन गुणों पर जोर दिया गया, ताकि जो है हमारी जो बच्चे हैं वो शिक्षा लेकर उनके अंदर जो है ये भावनाएं आए, ये गुण भी उनके अंदर विकसित हो जाए। महत्वपूर्ण पॉइंट एक, एनसीईआरटी द्वारा नवंबर 1976 में आयोजित प्राथमिक और कार्य उन्मुख शिक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष के संदर्भ में शिक्षा में सुधार में गांधीवादी मूल्यों की प्रासंगिकता और महत्व को मान्यता दी। यानी एनसीईआरटी के द्वारा यह मान्यता दी गई और यह मान लिया गया कि जो शिक्षा है उसमें गांधीवादी मूल्यों को भी आवश्यक रूप से ऐड करना चाहिए, मिलाना चाहिए। उन्होंने बताया कि गांधीवादी जो मूल्य उनकी आज के टाइम में भी कितनी प्रासंगिकता है, इसलिए जो शिक्षा है वो कार्य उन्मुख होनी चाहिए और उनमें जो गांधीवादी मूल्यों को भी ऐड करना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति थी 1986 में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी उसने भी कुछ कारण थे जिसके लिए मूल्य शिक्षा की आवश्यकता को बहुत दृढ़ता से सिफारिश की। ठीक है, तो जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति थी उसमें भी बताया गया कि मूल्य शिक्षा क्यों अनिवार्य है। क्या क्या कारण थे आइए देखते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति ने परिणाम स्वरूप लोगों की जीवन शैली में भी पूर्ण बदलाव आया है। इसलिए क्योंकि लोगों की जीवन शैली में पूर्ण रूप से बदलाव आ गया है, इसलिए आज के टाइम में मूल्य शिक्षा बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो चुकी है। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव जीवन के बेहतरी के लिए उपयोग करने की बजाय मानव जाति के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले सामूहिक विनाश के हथियारों का उत्पादन करने के लिए किया जा रहा है। यानी कि आज जितना विज्ञान हमारा ग्रोथ कर रहा है, प्रौद्योगिकी जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा विकास कर रही है, तो इसका उपयोग आज के टाइम में कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इनका मानव जाति का बेहतरी के उपयोग करने के बजाय मानव जाति का विनाश करने के लिए इनका उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि परमाणु बम हो गए, अणु बम हो गए, तो इस तरह के जो सामूहिक हथियार हैं उनका उत्पादन किया जा रहा है। इसलिए लोगों के अंदर मूल्य शिक्षा होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि चीज़ें गलत हैं, इनसे जो मानव जाति है उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें पारंपरिक मूल्यों का तेजी से क्षरण हो रहा है, इसलिए भी आज के टाइम में मूल्य शिक्षा काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो अपने मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, इसलिए उनको बताना चाहिए कि जो हमारे पारंपरिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य, वो क्या क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, बड़ों का आदर किस प्रकार करना चाहिए। आजकल आप लोग देखते होंगे कि जो बच्चे हैं वो अपने बड़ों बूढ़ों का जो है पैर भी ढंग से नहीं छूते हैं, ठीक है, उनका सम्मान भी नहीं करते हैं। तो इस तरह से उन्हें पारंपरिक मूल्यों का बारे में बताया जाना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें भविष्य में जीवन तेजी से और अधिक जटिल होने जा रहा है, यानी आगे आने वाले फ्यूचर में इससे भी और ज़्यादा जो कठिनाइयाँ आने वाली हैं। आज के छात्र को भविष्य में ऐसी नैतिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसमें दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय उन्हें अपना निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है। तो इस तरह से किसी भी बच्चे को फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए, उसे मेंटल तौर पर तैयार करने के लिए मूल्य शिक्षा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्तमान युवाओं की विशेष समस्या है, इसने बड़ों के आचरण पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। यानी जैसे घर में बड़े लोग होते हैं वो छोटे बच्चों को टोकते हैं, गलत चीज़ों को करने से रोकते हैं, तो इससे जो क्या है, जो युवा हैं, आज के यूथ हैं, उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खास करके राजनीतिक नेताओं ने। ठीक है, तो वे प्रचारित मूल्यों की प्रासंगिकता नहीं देखते, उन्हें पता ही नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, और हमें क्यों दूसरों के बड़ों। मूल्य आधारित शिक्षा के लिए दृष्टिकोण डगलस सुपर का 1976 मूल्य शिक्षा के लिए 8 अलग अलग दृष्टिकोणों की रूपरेखा देता है। कौन कौन से हैं 8 दृष्टिकोण, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले निकासी दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है, इसमें छात्रों को बिना सोचे समझे या फिर बिना किसी हिचकिचाहट के स्वतंत्र रूप से गैर तर्कसंगत विकल्प बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जो कि छात्रों के लिए अधिकतम स्वतंत्रता की अनुमति देता है। यानी इसमें बच्चों को फ्री होकर चीज़ें सिखाई जाती है, उन्हें पूरी तरह से फ्री छोड़ दिया जाता है, स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, और वह उन्हें बता दिया जाता है कि आप अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस तरह के उन्हें जो इस तरह से उन्हें निकासी दृष्टिकोण के अंतर्गत चीज़ें सिखाई जाती हैं, और एक उत्तेजक स्थिति प्रदान करता है
जिसके लिए सहज प्रक्रिया प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए भूखे बच्चे की तस्वीर पर प्रक्रिया, यानी बच्चों को इस तरह की तस्वीरें दिखाई जाती है, जैसे कोई बच्चा भूखा है उसकी तस्वीर दिखा दी, उसमें बच्चों की क्या क्या प्रतिक्रिया है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है नोट करना, पता करना कि बच्चे का जो नैतिकता वो क्या है। ठीक है, किसी मतलब इस तरह के अपंग बच्चे की तस्वीर दिखा दी या किसी भिखारी की तस्वीर दिखा दी, जिससे बच्चों को सिर्फ उनकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है, उनका क्या व्यू है, उनके क्या विचार है, इस बारे में जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें ऊष्मायन दृष्टिकोण। तो इसके अंतर्गत छात्रों को विशिष्ट वांछित मूल्य के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। शिक्षक द्वारा एक सकारात्मक और नकारात्मक सुदृढ़ीकरण मूल्य वृद्धि में मदद करता है। यानी इसमें क्या होता है, बच्चों को कुछ विशिष्ट वांछित मूल्य होते हैं, उनके अनुसार ही कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। ठीक है, जैसे निकासी दृष्टिकोण था, उसमें क्या था, छात्रों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। लेकिन इसमें क्या है, छात्रों को कुछ नियम होते, रूल्स के अकॉर्डिंग ही उन्हें कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता, वो अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर सकते। शिक्षक के द्वारा एक सकारात्मक और नकारात्मक मूल्य जो है वो बता दिए जाते हैं, और उनकी जो मूल्य वृद्धि में जो शिक्षक होते हैं वो उनकी मदद करते हैं। यह शिक्षक की प्राकृतिक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं द्वारा किया जा सकता है। यानी इसमें जो शिक्षक है वो कुछ प्राकृतिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के द्वारा कर सकते, बता सकते, सिखा सकते बच्चों को। इस बार सम्मानित पद्धति उल्लेखनीय रूप से असफल रही। ये पद्धति जो है ये असफल रही है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या है, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता, बल्कि वह मजबूरी में कार्य करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है जागरूकता का दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण छात्रों को जागरूक होने और अपने मूल्यों को प्रेरित करने में मदद करता है। यानी जागरूकता का दृष्टिकोण क्या होता है, इसमें जो छात्र होते हैं वो अपने दृष्टिकोण को जागरूक करते हैं और स्वयं के क्या क्या मूल्य हैं उनको प्रेरित करने में मदद करता है। छात्रों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। छात्रों से पूछा जाता है कि आपका किसी सिचुएशन में क्या क्या अनुभव रहा है, तो इस बारे में उनसे जो है जानकारी प्राप्त की जाती है और उन्हें जो प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने जो एक्सपीरियंस है वो सभी के सामने शेयर करें। शिक्षक पठन, फिल्में, भूमिका निभाने, छोटे समूह चर्चा और अनुकरण के माध्यम से बोझिल परिस्थितियों या फिर दुविधा को प्रस्तुत करता है। यानी जो शिक्षक होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो किसी पठन के माध्यम से या फिर किसी फिल्म के माध्यम से या फिर कोई इस तरह की भूमिका दे दी, उन्हें रोल दे दिए करने के लिए, उनके माध्यम से, या फिर छोटे छोटे समूह बनाकर वो आपस में चर्चा करने के माध्यम से, और या फिर कुछ जो चीज़ों को सुनने के माध्यम से वो जो बोझिल परिस्थितियाँ या फिर जो दुविधाएं, जो समस्या है, उनके बारे में किसी भी बच्चे की जो राय प्राप्त करते हैं, क्या क्या उनको एक्सपीरियंस हो इस बारे में वो पता करते हैं। इस प्रकार छात्र खुद को और दूसरे के विचारों, भावनाओं, विश्वासों या व्यवहारों से मूल्यों के बारे में अनुमान लगाने की प्रक्रिया में खुद को संलग्न करते हैं। यानी छात्र खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि दूसरे हैं, फिल्म के माध्यम से उन्होंने क्या सीखा, फिल्म उन्हें क्या सिखाती है, कोई भी जो स्टोरी वो उन्हें क्या सिखाती है, या फिर कोई भी प्ले है वो उन्हें क्या सिखाता है। तो इस तरह से वो दूसरों के विचारों को, भावनाओं को, विश्वासों या फिर व्यवहारों से मूल्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उनमें खुद को संलग्न कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें नैतिक तर्क दृष्टिकोण। तो इसमें कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों का सिद्धांत इस दृष्टिकोण में सबसे अधिक बार उपयोग किए जाने वाला ढांचा। यानी ये जो दृष्टिकोण है ये सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। शिक्षकों ने सीखने के अनुभवों को स्थापित किया जो नैतिक विकास की सुविधा प्रदान करेगा। ये अनुभव सामान्य श्रेणी में आते हैं कि कोहलबर्ग किस भूमिका को लेते हैं। भूमिका लेने में महत्वपूर्ण कारक सहानुभूतियाँ, खुद को एक भूमिका में रखने और निर्णय लेने की प्रक्रिया का अनुभव करने के माध्यम से छात्र अपने एकल दृष्टिकोण की तुलना में बड़े ढांचे में नैतिक निर्णय देखना शुरू कर देते हैं। यानी कुछ इस तरह की सिचुएशन दी जाती है और उन्हें पूछा जाता है फिर छात्रों से कि मतलब आप खुद बताइए, खुद से अपना आकलन करके बताइए कि इसमें क्या चीज़ें गलत हैं, आपके हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए। इस तरह से उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को जो प्रदर्शित किया जाता है। इसमें एक दुविधा की चर्चा करने वाले छात्र होते हैं, यानी इसमें समस्या करने वाले छात्र होते हैं और उनके जो दूसरा पक्ष होता है उनके द्वारा तर्क भी दिया जाता है। तो इस तरह से एक दूसरे से तर्क वितर्क करके बच्चे सीखते हैं, वे उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक दूसरे से क्या है, तर्क वितर्क करके, यानी नैतिक तर्क के द्वारा। ठीक है, इस तरह से चर्चा और प्रतिबिंब द्वारा छात्रों को एक
आम सहमति पर समझौता करने की बजाय मूल्य स्थिति व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि सिर्फ ये नहीं है कि चर्चा परिचर्चा में क्या उनका रिजल्ट निकला, क्या सहमति बनी, बल्कि क्या चीज़ें सही हैं उन्हें यह भी बताया जाता है कि आपने रिजल्ट तो ये निकाल लिया, लेकिन इसमें क्या क्या कमियां रह गई है, इसे और भी कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, इस बारे में भी उन्हें अवगत कराया जाता है। अब नेक्स्ट है इसमें विश्लेषण दृष्टिकोण। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। तो समूह व्यक्तियों को सामाजिक मूल्य समस्याओं का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें क्या है, व्यक्तियों को समूह में सामाजिक मूल्य जो समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। या ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या फिर किसी पर्टिकुलर बच्चे को ही समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कहा जाता है, बल्कि समूह में उन्हें मूल्य प्रश्नों को स्पष्ट करने, यानी जो भी प्रश्न है उनको स्पष्ट करने, संघर्ष में मूल्यों की पहचान करने के लिए कहा जाता है। और यह मतलब पूछा जाता है कि उसमें क्या चीज़ें सही है, आप किस प्रकार से, अगर ऐसी सिचुएशन आपके फ्यूचर में आती है तो आप किस प्रकार से उनसे निकल सकते हो। उन्हें कथित तथ्यों की सच्चाई और सबूतों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी उन्हें बताया जाता है कि जो आप चीज़ साबित करना चाहते हो, जो भी आप बात साबित करना चाहते हो, उनको तथ्यों की सच्चाई के साथ और सबूतों के साथ निर्धारित कीजिए, साबित कीजिए, और मूल्य निर्णय पर पहुंचते हैं, अनुरूप मामलों को लागू करते हैं, निर्णय के अंतर्निहित मूल्य सिद्धांतों का संदर्भ और परीक्षण किया जाता है। बाद में क्या देखा जाता है कि जो अनुरूप मामलों होते हैं उनके आधार पर निर्णय निकाला जाता है, और उसमें देखा जाता है जो जो अंतर्निहित मूल्य हैं उसके आधार पर सिद्धांतों का संदर्भ और परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें मान का स्पष्टीकरण। इसमें क्या होता है, यह छात्रों को व्यक्तिगत व्यवहार पैटर्न की जांच करने और मूल्यों को वर्गीकृत और वास्तविक बनाने के लिए तर्कसंगत सोच और भावनात्मक जागरूकता दोनों को उपयोग करने में मदद करता है। इसमें क्या होता है, छात्रों को व्यक्तिगत रूप से मतलब उनके व्यवहार की जांच की जाती है कि उनका व्यवहार कैसा है दूसरों के प्रति, क्या वो बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों से आदरपूर्वक व्यवहार करते हैं या नहीं। इस तरह से अगर उनमें लगती है कि ये कमियां हैं तो उन कमियों को पूरा किया जाता है, और उनके अंतर्गत जो है तर्कसंगत सोच विकसित की जाती है। इसके अलावा वे भावनात्मक जागरूकता दोनों को उपयोग करने में मदद करता है। यानी उनके अंदर क्या है, तर्कसंगत जो सोच है उसे विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा उनके अंदर जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, उनको जागरूक करने का भी प्रयास किया जाता है। यह दृष्टिकोण रथो 1966 और साइमन एट 1972 द्वारा विस्तृत किया गया है, जहां बच्चे को एक आत्मविश्लेषण प्रक्रिया कार्यपत्र को चित्रित करने के लिए बनाया गया है। यानी जिसमें ड्राइंग, प्रश्न और गतिविधियां शामिल होती है। इसमें क्या होता है, ये एक विश्लेषण प्रतिक्रिया के तरह कार्य करता है, जिसमें कि बच्चे को ड्राइंग दे दी जाती है, ठीक है, उसे कुछ इस तरह की सिचुएशन दे दी जाती है कि आप इस ड्राइंग के माध्यम से कैसे अपने विचारों को प्रदर्शित करोगे, कैसे जो आपके व्यक्तिगत विचार हैं, आपकी क्या भावनाएं हैं, तर्कसंगत क्या विचार है आपके, उनको किस प्रकार से प्रदर्शित करोगे। उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर कुछ इस तरह की गतिविधियाँ दे दी जाती है, करिकुलम एक्टिविटीज़ दे दी जाती है। फिर देखा जाता है कि बच्चा किस दृष्टिकोण से किस प्रकार से निर्णय लेता है। नेक्स्ट है प्रतिबद्धता का दृष्टिकोण। तो यह छात्रों को न केवल निष्क्रिय रिएक्टरों के रूप में या फिर स्वतंत्र व्यक्तियों के रूप में, बल्कि एक सामाजिक समूह और प्रणाली के आंतरिक सापेक्ष सदस्यों के रूप में खुद को महसूस करने में सक्षम बनाता है। तो इसमें क्या होता है कि छात्रों को केवल निष्क्रिय रूप से जो है रिएक्टर नहीं बना दिया जाता, उन्हें दर्शक बनाकर कार्य नहीं किया जाता, या फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं बल्कि सामाजिक समूह में उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और जिससे कि वो आंतरिक सापेक्ष सदस्य के रूप में खुद को महसूस करे, खुद को जिम्मेदार बनाए। एक्शन प्रोजेक्ट एक की मूल्य प्रणाली को स्पष्ट करने और संसाधनों को बनाने और एक के मूल्य पर प्रतिबद्धता की गहराई का पता लगाने में मदद करता है। और सबसे लास्ट है हमारा द यूनियन अप्रोच। इसका उद्देश्य छात्रों को खुद को देखने और अलग अलग अहंकार के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़ी अंतर संबंधित संपूर्ण मानव जाति दुनिया ब्रह्मांड के हिस्से के रूप में कार्य करना है। यानी इसमें बताया जाता है, इसमें छात्रों को यह अनुभव कराया जाता है कि वो खुद को अलग थलग ना देखे इस संसार से, बल्कि वो अपने आप को खुद को मानव जाति का ही हिस्सा समझे, इस दुनिया का ही हिस्सा समझे और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का ही हिस्सा समझे। ऐसा नहीं, वो ऐसा ना समझे अहंकार के रूप में कि मैं तो सबसे अलग हूँ, मैं तो सबसे बड़ा हूँ या फिर मैं सबसे ज़्यादा काबिल हूँ, बल्कि वह
बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को इस दुनिया का ही हिस्सा समझे, इस संपूर्ण मानव जाति का ही वो अपने आप को हिस्सा समझे। अब हम बात करते हैं मूल्य शिक्षा के प्रकार क्या क्या है। मूल्य शिक्षा यानी वैल्यू एजुकेशन को दो व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इसकी दो श्रेणियां हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत मूल्य यानी पर्सनल जो है उसके गुण होते हैं। ये वे मूल्य होते हैं जो मानव व्यक्तित्व के विकास या फिर मान्यता के व्यक्तिगत मानदंडों के विकास और ईमानदारी, वफादारी, सत्यता और सम्मान जैसे मानव व्यक्तित्व के संरक्षण से संबंधित होते हैं। यानी ये गुण होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तिगत होते हैं, जो उसके अंदर होते हैं, ना कि वो बाहर से ग्रहण करता। तो इनमें क्या क्या होता है? ईमानदारी हो गया, वफादारी, सत्यता मतलब सच बोलना हमेशा, और दूसरों का सम्मान करना। तो ये इस तरह के गुण हैं कि जो किसी व्यक्ति के अंदर भी होते हैं, यानी उसके व्यक्तिगत मूल्य होते हैं, गुण होते हैं। नेक्स्ट है इसमें सामूहिक मूल्य। तो समुदाय की एकजुटता या समानता, न्याय, एकजुटता और सामाजिकता के सामूहिक मापदंडों के साथ जुड़े मूल्यों को सामूहिक मूल्य के रूप में जाना जाता है। यानी किसी भी समुदाय की, किसी भी समाज के क्या क्या किस प्रकार से एकजुटता होती है, क्या उनमें समानता है, किसी भी समाज में लोगों को न्याय किस प्रकार से मिलता है। ठीक है, तो ये सभी क्या गुण हो गए? ये सामूहिक मूल्य हो गए। व्यक्तिगत मूल्य क्या है? जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के होते हैं, जो उसके आंतरिक होते हैं। इसके अलावा सामूहिक मूल्य क्या है? समूह के मूल्य क्या है, किसी भी समाज का क्या गुण है, उसमें समाज जो न्याय की भावना कितनी है, समानता की कितनी भावना, इस चीज़ों को उसमें देखा जाता है। अब हम देखते हैं सामाजिक मूल्य कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मित्रता, यानी कोई व्यक्ति समाज में किस प्रकार से मित्र बनाता है, कितने उसके मित्र हैं, किस प्रकार के मित्र हैं, ये सभी चीज़ें क्या हो सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आती है। इसके अलावा व्यक्ति आपस में किस प्रकार से सहयोग करते हैं, उनका अनुशासन किस प्रकार का है, वो किस प्रकार साहस से कार्य करते हैं और काम करने के लिए सभी से किस प्रकार से प्यार करते हैं। तो ये सभी क्या हो गए? सामाजिक मूल्य। जैसे मित्रता हो गई, एक दूसरे से मित्रता, सहयोग हो गया, एक दूसरे का सहयोग, अनुशासन हो गया, साहस, काम के लिए प्यार। तो ये सभी चीज़ें क्या है? सामाजिक मूल्य। नेक्स्ट है इसमें नैतिक मूल्य क्या है? सच्चाई, ईमानदारी, सम्मान, शिष्टाचार, ये क्या है? नैतिक मूल्य है। ठीक, क्या क्या है? सच्चाई, ईमानदारी, सम्मान, शिष्टाचार। शिष्टाचार का मतलब है व्यवहार करना, सम्मान का मतलब है बड़े और छोटे का आदर करना, ईमानदारी का मतलब अपने कार्य को निष्ठा से करना, सच्चाई से करना, और सच्चाई यानी हमेशा सच बोलना। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत मूल्य कौन कौन से होते हैं। समय की पाबंदी, यानी ये किसी भी व्यक्ति के पार्टिकुलर गुण होते हैं, किसी भी पार्टिकुलर व्यक्ति के गुण होते हैं, आंतरिक गुण होते हैं। इसके अलावा सक्रियता, वो किसी भी चीज़ में कितना सक्रिय है, कितना समय का पाबंद है, कितना साफ है, स्वच्छ है। इसके अलावा स्वस्थ है कितना है, और नीरसता कितनी है उसके अंतर्गत। तो ये सभी क्या है? व्यक्तिगत मूल्य के अंतर्गत आते हैं। और हम देखते हैं आध्यात्मिक मूल्य कौन कौन से होते हैं। यानी त्याग हो गया, सहनशीलता, क्षमा। त्याग का मतलब वो किस प्रकार से अपने आप को दूसरों के लिए त्याग कर सकता है, उसके अंतर्गत जो है कितनी सहनशीलता है, और वह दूसरों को कितनी जल्दी क्षमा कर देता है, यानी उसके अंदर क्षमादान की कितनी भावना। तो ये सभी क्या हमारे आध्यात्मिक मूल्य हैं। अब आगे देखते हैं हम भावनात्मक मूल्य। तो एक देश के लिए प्यार, यानी देश के लिए व्यक्ति की क्या भावनाएं हैं, मदद किस प्रकार से वो दूसरों की मदद कर सकता है, स्वैच्छिक सेवा को किस प्रकार से कर सकता है। तो ये सभी भावनात्मक मूल्य होते हैं। नेक्स्ट है इसमें एस्थेटिक वैल्यूज। तो इसमें देखा जाता है कि सुंदरता के लिए किसी व्यक्ति का क्या प्यार है, प्रकृति के लिए वह कितना जो डेडिकेटेड है, कितना प्यार है उसके लिए, और किसी भी चीज़ को कितनी जल्दी पसंद कर लेता है, कितना देर से वो पसंद करता है। तो ये सभी चीज़ें एस्थेटिक वैल्यूज़ के अंतर्गत आती है। अब हम देखते हैं मूल्य शिक्षा के लिए शिक्षक की क्या क्या भूमिकाएं होती है। एक शिक्षक होता है वो किस प्रकार से मूल्य शिक्षा के अंतर्गत, नैतिक शिक्षा के अंतर्गत अपनी भूमिका निभाता है। शिक्षक छात्रों के बीच मूल्यों को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के विचारों और रोल मॉडल होते हैं। ठीक है, यानी आपने भी देखा होगा कि जो शिक्षक होते हैं वो हमारे रोल मॉडल होते हैं। ठीक है, हम उनकी तरह ही बनना चाहते हैं। कोई भी बच्चा अपने टीचर्स की तरह ही बनना चाहता है, उन्हें देखकर वो सीखते हैं। वो किस प्रकार से जो टीचर्स व्यवहार करते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो किस प्रकार के जो कपड़े पहनते हैं, इस तरह से सभी बच्चे उनसे जो उनकी तरह बनना चाहते हैं। इसलिए शिक्षक का जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि बच्चों के सामने इस तरह का व्यवहार करें ताकि बच्चों के व्यक्तित्व पर, उनकी पर्सनैलिटी पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। शिक्षा की प्रणाली कोई पाठ्यक्रम, कोई पद्धति, कोई पाठ्य पुस्तक या फिर अपने शिक्षकों
के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकती। यानी कि कोई चाहे कितनी भी अच्छी शिक्षा की प्रणाली हो, कितना भी अच्छा पाठ्यक्रम हम लागू कर ले अपनी शिक्षा के अंतर्गत, या फिर कोई भी पद्धति अपना ले या कोई भी पुस्तक अपना ले, ये सभी क्या है, ये शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकती, शिक्षक से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। यानी जितना एक शिक्षक बच्चों के ऊपर प्रभाव डालता है, वो ये चीज़ें कभी भी इतना प्रभावित नहीं कर सकती किसी भी स्टूडेंट को, जितना कि कोई भी टीचर कर सकता है। अगर किसी देश को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना है तो उसके पास गुणवत्तापूर्ण वाले जो है शिक्षक भी होने चाहिए। यानी किसी को, अगर कोई देश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करता है तो उसके पास अच्छे टीचर भी होने चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक भी होने चाहिए, तो तभी कोई देश अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, क्वालिटेटिव शिक्षा वो प्राप्त कर सकता है। शिक्षक की जागरूकता, भागीदारी और प्रतिबद्धता के बिना कोई भी नवाचार या परिवर्तन लागू नहीं किया जा सकता। अगर शिक्षा में जागरूकता नहीं होगी, उसकी भागीदारी नहीं होगी, प्रतिबद्धता नहीं होगी, तो इसके बिना हम शिक्षा के अंदर जो है कोई भी नवाचार या फिर कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए देश के भविष्य को ढालने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तरह से इसे एक पेशा माना जाता है, प्रोफेशन माना जाता है। टीचिंग क्या है, प्रोफेशन होता है। यह एक शैक्षिक संस्थान को मंदिर भी माना जाता है। शैक्षिक, आपने भी देखा होगा स्कूल को मंदिर भी कहा जाता है, तो जितने भी शैक्षिक संस्थान है इसीलिए उन्हें मंदिर कहा जाता है और टीचर्स को भगवान कहा जाता है। शिक्षक को सामग्री में मूल्यों को एकीकृत करने के लिए विभिन्न प्रकार से सीखने का अनुभव प्रदान करने में विशेष रुचि और ध्यान रखना पड़ता है। उसे देखना पड़ता है कहीं कोई चीज़ ऐसी ना आ जाए जो बच्चों के मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, तो इसलिए उसे बहुत ज़्यादा ध्यान से और विशेष रुचि से जो कार्य करना पड़ता है। इस संदर्भ में कुछ विशिष्ट तरीके जो कि प्राथमिक स्तर पर प्रासंगिक हो सकते हैं, यानी प्राथमिक स्तर पर जो उपयुक्त हो सकते कौन कौन से, उनमें शामिल है जैसे कहानी सुनाना। छोटे बच्चों को कहानी सुनाकर जो है उनको मोटिवेट किया जा सकता है, उनके अंदर जो है सकारात्मक गुणों का विकास किया जा सकता है। इसके अलावा नाटकीय रूपांतरण, यानी जैसे जो पारंपरिक कहानियाँ जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गए, रामायण हमारे महाभारत है, तो इन चीज़ों को दिखाकर क्या है हम इनका नाटकीय रूपांतरण करके हम बच्चों के अंदर जो है अच्छे गुणों को विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें चर्चा करके, किसी भी समस्या पर चर्चा करके बच्चों को एक सामूहिक निष्कर्ष पर, एक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा भूमिका निभाना, स्वयं शिक्षक द्वारा उदाहरण स्थापित करना, यानी शिक्षक खुद ऐसा व्यवहार करे जो बच्चों को जो है सकारात्मक उनके ऊपर प्रभाव डाले, बच्चों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करे। इसके बाद है मूल्य स्पष्टीकरण, यानी सामग्री की व्याख्या करते समय मूल्यों के बारे में बताया जाना चाहिए। इसके अलावा मूल्य महत्व की घटनाओं, स्थानों के लिए एक्सपोजर होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें प्रासंगिक विषयों पर ऑडियो, वीडियो, फिल्म और मल्टीमीडिया एक्सपोजर होना चाहिए, यानी उन्हें ऑडियो वीडियो के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, मल्टीमीडिया के माध्यम से उन्हें प्रासंगिक विषयों के बारे में अवगत कराना चाहिए। इसके अलावा पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन भी कराया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है इसमें मूल्यों को सिखाने और विकसित करने में शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है। कौन कौन सी भूमिकाएं होती है ये देखते हैं। तो सबसे पहले है चर्चा करके, संवाद और व्यवहारिक गतिविधियों में शिक्षार्थियों की गतिविधि को शामिल करने के माध्यम से शिक्षक को उन्हें मानवीय कार्य और घटनाओं के बारे में सोचना और प्रतिबिंबित करना चाहिए। यानी कोई भी घटना है या कोई भी मानवीय कार्य है, उनके बारे में बच्चों की क्या राय है, उसके बारे में जो शिक्षक को इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे कि जो बच्चे की सोच है वो सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो जाए और उसे प्रतिबिंबित करना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक को छात्रों को कला, प्रकृति में सुंदरता और मानवीय रिश्तों और नैतिक मूल्यों के कार्य के बारे में भी बता देना चाहिए। यानी कौन कौन से छात्रों के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, प्रकृति किस प्रकार से जो है प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखा जा सकता है, मानवीय रिश्ते कौन कौन से होते हैं उन्हें किस प्रकार से जो है सहेज कर बनाया जा सकता है, और इसके अलावा नैतिक मूल्य कौन कौन से, इन सब के बारे में जो छात्रों को बता देना चाहिए और अपनी नैतिक संवेदनाओं को विकसित करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें उच्च आदर्शों और मूल्यों के विकास के लिए अनुकूल स्कूल में प्यार, विश्वास, सहयोग और सुरक्षा का माहौल बनाने में मदद करनी चाहिए। यानी बच्चे किस प्रकार से आदर्शों के साथ में मूल्य के विकास के लिए किस प्रकार से प्यार से, विश्वास और सहयोग से
और सुरक्षा का माहौल बनाकर स्कूल में रहे, इस तरह का उन्हें माहौल प्रदान करना चाहिए। उन्हें ज्ञान की खोज, जैसे कि ज्ञान की खोज, जिज्ञासा और जानने की इच्छा, ज्ञान सीखने की इच्छा रखने और ज्ञान, विनम्रता और ईमानदारी को जानने के लिए, और विनम्रता, ईमानदारी और अज्ञानता को स्वीकार करने की ईमानदारी के लिए जैसे गुणों को उन्हें सिखाया जाना चाहिए। यानी कि टीचर के द्वारा बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि ज्ञान की खोज किस प्रकार से होती है, उनके अंदर जो जिज्ञासा उसे किस प्रकार से पूर्ण किया जा सकता है, उनके अंदर जो जानने की इच्छा, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा है, उसे किस प्रकार से जो है पूर्ण किया जा सकता है, बताया जा सकता है, और जिज्ञासा को किस प्रकार से शांत किया जा सकता है। तो इस शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि बच्चों की जिज्ञासा को शांत करें, उन्हें ज्ञान की खोज जो करके दे, उन्हें बताए कि ज्ञान को किस प्रकार से हम खोज सकते हैं। इसके अलावा उन्हें विनम्रता, ईमानदारी, अज्ञानता आदि चीज़ों के बारे में बताया जाना चाहिए। इन गुणों का उसका जो है विकास करना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है, उनके पास एक सामाजिक दर्शन भी होना चाहिए जिसमें सामाजिक संवेदनशीलता, सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों के लिए चिंता की विशेषता हो। वे शिक्षण पेशे के उच्चतम मानकों और नैतिकता के अनुसार अपने पेशेवर दायित्वों को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है इसमें, प्रशिक्षण संस्थानों में संस्थागत प्रक्रियाओं को शिक्षकों को ठोस परिस्थितियों और अवसरों को प्रदान करके इन क्षमताओं को हासिल करने में मदद करनी चाहिए और उन्हें उपयुक्त सीखने के अनुभवों में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। यानी शिक्षकों के द्वारा इस प्रकार की जो है परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए जिससे कि बच्चे सक्रिय रूप से ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, उनमें भाग लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, ना कि सिर्फ आके और जो 1-2 चैप्टर पढ़ाकर चले गए, तो उससे बच्चे को जो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें छात्रों में एक राष्ट्रवादी भावना विकसित करनी चाहिए, यानी राष्ट्र के प्रति उनके अंदर जो है प्रेम होना चाहिए। विशेष रूप से खाद्य, जल, ऊर्जा, पर्यावरण, प्रदूषण, जनसंख्या, स्वास्थ्य से संबंधित विषय की जो भविष्य की समस्याएं, इनके बारे में बच्चों को जागरूकता प्रदान करें, पैदा करें बच्चों के अंदर जो इन चीज़ों के बारे में कि किस प्रकार से हम भविष्य में किस जो खाद की समस्या हो सकती है उससे किस प्रकार से लड़ सकते हैं, या किस प्रकार से जो खाद को बचा कर रख सकते हैं, जल का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, ऊर्जा का संरक्षण कैसे हो सकता है, पर्यावरण को हम कैसे बचाया जा सकते हैं, प्रदूषण क्या क्या है उनसे कैसे बच के जो रहा जा सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य हम कैसे अपना अच्छा रख सकते हैं, और जनसंख्या जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उसको कैसे रोका जा सकता है। इन सभी के बारे में जो है विद्यार्थियों को जागरूकता पैदा की जानी चाहिए विद्यार्थियों के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट सबसे लास्ट है इसमें, जाति, पंथ, लिंग और धन के बावजूद सभी छात्रों को समान महत्व दे। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई उच्च जाति का छात्र है उसको ज़्यादा महत्व दे, या फिर कोई ज़्यादा अमीर जो स्टूडेंट है उसको ज़्यादा ध्यान जो है ज़्यादा उस पर ध्यान दे, बल्कि शिक्षकों को यह कर्तव्य बनता है कि वे जाति प्रथा से, पंथ से, लिंग से, धर्म से, इन सभी चीज़ों से दूर हटकर छात्रों को समान महत्व दे, सभी छात्रों को सीखने के समान अवसर प्रदान करें। तो यह हो गई हमारी वैल्यू एजुकेशन। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षक की क्या भूमिका है? आइए देखते हैं। सबसे पहले छात्रों को जानकारी प्रदान करते हैं। दूसरा है छात्रों में आत्म सीखने को बढ़ावा देना। तीसरा इसमें छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। और जो ये डी है इसमें छात्रों को उनकी समस्या को हल करने में मदद करना। तो क्या है इसका सही आंसर? वो है छात्रों में आत्म सीखने को बढ़ावा देना, यानी छात्र खुद से सीखे, इस चीज़ के लिए जो है शिक्षक उनको प्रोत्साहित करे। इसका जो सही आंसर वो है आंसर बी, उत्तर बी। नेक्स्ट है इसमें, वेरिस्टेन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लोकप्रिय बनाया गया था। किसके द्वारा? जो स्कूल है वेरिस्टेन स्कूल, उसको किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? ऑप्शन ए है जर्मन सामाजिक वैज्ञानिक के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी अमेरिकी दार्शनिकों के द्वारा, ऑप्शन सी है ब्रिटिश शिक्षाविदों के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है इतालवी राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जर्मन सामाजिक वैज्ञानिकों के द्वारा वेरिस्टेन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लोकप्रिय बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? शास्त्र ग्रंथों पर चर्चा करना,
ऑप्शन बी है मूल्यों पर व्याख्यान या प्रवचन देना, ऑप्शन सी है मूल्यों पर संगोष्ठी करना, या फिर ऑप्शन डी है मूल्यों पर सलाह या फिर चिंतनशील सत्र करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, मूल्यों पर सलाह करना। क्योंकि ना तो बच्चे शास्त्रों पर बड़ी बड़ी चर्चाओं से कुछ सीखेंगे, या फिर मूल्यों पर जो बड़े बड़े प्रवचन होते, भाषण होते, उनसे कुछ ज़्यादा सीखेंगे, और ना ही मूल्यों पर जो संगोष्ठी होती, सभाएं होती, उन पर कुछ सीखेंगे, बल्कि मूल्यों पर उन्हें सलाह दी जानी चाहिए और उन्हें चिंतनशील जो है सत्र प्रदान किया जाना चाहिए, तभी वो सीखेंगे अच्छे से। अंतिम क्वेश्चन हमारा, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य किस पर ध्यान केंद्रित करके किया गया है? सबसे पहले ऑप्शन 1 है समाज में प्रचलित सांस्कृतिक प्रथाओं के द्वारा, ऑप्शन 2 है इसमें फ्रेंड्स, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए कुछ प्रवेश परीक्षा, यानी हमारा हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम क्या होते हैं। अगर हम बात करें, जैसे कि मानकर चलिए अगर आप फ्रेंड्स, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए कुछ प्रवेश परीक्षाएं, यानी हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो इनके बारे में हम जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, यानी प्रवेश परीक्षा क्या होती है। फ्रेंड्स, जैसे कि मानकर चलिए अगर आपको किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो आप उसमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। इसके लिए आपको सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिससे कि जो भी योग्य स्टूडेंट है या फिर जो भी सीरियस स्टूडेंट है उनको ही एडमिशन मिल सके। इसके अलावा यह भी फ़ायदा है इसमें कि जो सीट्स होती है, सीट्स की जो संख्या होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ तो ये हो जाती है कि जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो भीड़ नहीं लग पाती, केवल उन्हीं को इसमें एडमिशन मिलता है जो कि काबिल स्टूडेंट है। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग से संबंधित कुछ एंट्रेंस एग्जाम की, यानी जो इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए जो भी प्रवेश परीक्षा होती है उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जेई मेन की। फ्रेंड्स, जेई मेन राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा, क्या है ये? राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा, जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा के बाद में आयोजित कराई जाती है। सबसे पहले आप ये देखना इसे किसके द्वारा आयोजित कराया जाता है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। ठीक है, और कब कराया जाता है इसे? 12वीं कक्षा के बाद में, ग्रेजुएशन के लिए, मतलब ग्रेजुएशन से पहले इसे आयोजित कराया जाता है। और किस किस में? एनआईटी, आईआईटी और केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों में इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए इसे आयोजित कराया जाता है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट 12वीं कक्षा के बाद में इंजीनियरिंग में प्रवेश चाहता है, एडमिशन चाहता है, उसको सबसे पहले जेई मेन का एग्जाम देना होगा। ठीक है, किन किन में? एनआईटी में, आईआईटी में और केंद्रीय वित्त पोषित जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है या जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, उन सब में ये प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होती है। और इसके अलावा ये जेई एडवांस के लिए भी पात्रता परीक्षा। ठीक है, जेई मेन के बाद में जेई एडवांस होता है, उसके लिए भी एक पात्रता परीक्षा, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसे पहले AIEEE के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? AIEEE के नाम से भी जाना जाता था, यानी ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो इसे पहले AIEEE के नाम से भी जाना जाता था। तो ये हो गया हमारा जेई मेन। अब हम बात करते हैं जेई एडवांस की। फ्रेंड्स, ये जो जेई एडवांस का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसे IIT के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, इसे किसके द्वारा संचालित किया जाता है? IIT के द्वारा। और इसमें केवल वही अभ्यर्थी जो भाग ले सकते हैं, वही अभ्यर्थी इसको दे सकते हैं जिन्होंने जेई मेंस का एग्जाम उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, जिन्होंने जेई मेंस का यानी JEE का जो एग्जाम है वो उत्तीर्ण किया हो, केवल वही इसमें इस एग्जाम को दे सकते हैं, वो परीक्षा देने के लिए स्वीकार्य है। भारत में IIM धनबाद और IITs में पेश किए जाने वाले सभी स्नातक इंजीनियरिंग और अन्य विज्ञान कार्यक्रमों में अहर्क छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। तो इसमें किनको? भारत में IIM धनबाद और IITs में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्नातक लेवल के लिए जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और अन्य विज्ञान कार्यक्रमों में जो योग्य छात्र हैं उनको प्रवेश इसमें दिया जाता है, इसके द्वारा प्रवेश दे दिया जाता है। अब नेक्स्ट है बिट सेट। ठीक है, बिट सेट, इसमें क्या होता है? यह बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस
एडमिशन टेस्ट में 12वीं कक्षा के छात्रों को पिलानी, गोवा और हैदराबाद में बिट्स परिसरों में इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रशासित किया जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है, ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के द्वारा आयोजित कराया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि जिससे कि जो छात्र हैं, जो भी योग्य छात्र हैं, उनको पिलानी, गोवा और हैदराबाद में बिट्स परिसरों में इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रशासित किया जा सके। इसके अलावा बिटसेट, बिट्स पिलानी इंजीनियरिंग, फार्मेसी, सूचना प्रणाली और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा। ये क्या है, यह जो पिलानी इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके अलावा फार्मेसी और सूचना प्रणाली के लिए एक कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा है। सभी जो गंभीर छात्र, जो भी सीरियस छात्र, जो भी इन कोर्सेज में भाग लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ठीक है, जो कि कंप्यूटर आधारित होता है। विथ EEE इसे वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपने विभिन्न बीटेक डिग्री कार्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा विथ EEE आयोजित करता है। तो ये वेल्लोर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे आयोजित कराया जाता है। अपने यहाँ पे बीटेक के जो कार्यक्रम है, बीटेक डिग्री कार्यक्रम है, उनमें छात्रों को प्रवेश देने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना, ये जो विथ EEE है, इसे वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा आयोजित कराया जाता है और एक प्रवेश परीक्षा है। अब देखते हैं हम चिकित्सा के लिए कौन कौन सी प्रवेश परीक्षा है यानी एंट्रेंस एग्जाम है। सबसे पहले है, सबसे पॉपुलर है देश में, ये है नीट, ठीक है। क्या है, नीट। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा विथ EEE। क्या है, विथ EEE। इसे वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये याद रखना आप, इसे किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, इसे वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा। और ये जो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अपने यहाँ पर बीटेक डिग्री कार्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देने के लिए इसे आयोजित कराया जाता है, ठीक है। तो ये एक इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा है। ये हो गई हमारी इंजीनियरिंग से संबंधित प्रवेश परीक्षाएं। अब हम देखते हैं चिकित्सा के लिए कौन कौन सी प्रवेश परीक्षाएं होती है। तो चिकित्सा के लिए सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है नीट। आपने भी बहुत ज़्यादा इसका नाम सुना होगा। क्या है, नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा। तो क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट एक राष्ट्रीय स्तर की एकल परीक्षा है। कैसी है, एकल प्रवेश परीक्षा है जो कि मेडिकल के लिए होती है, ठीक है, जो कि देश भर में MBBS और BDS सीटों पर प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। तो जितने भी स्टूडेंट है जो भी MBBS और BDS में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको सबसे पहले नीट एग्जाम जो है, एंट्रेंस एग्जाम, वो क्लियर करना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार नीट ने AIPMT के साथ साथ अन्य राज्य स्तर के मेडिकल प्रवेश परीक्षा उनको भी प्रतिस्थापित कर दिया। अब क्या हो गया, नीट जो है वो एकल प्रवेश परीक्षा बन गई है मेडिकल के लिए, ठीक है। तो याद रखना, नीट क्या है, एकल प्रवेश परीक्षा, इसके अलावा और कोई प्रवेश परीक्षा होती नहीं है। और अब सभी जितने भी सरकारी कॉलेज है, जितने भी निजी कॉलेज है, उन सभी में प्रवेश को ये जो सक्षम बनाता है, ठीक है, इसके द्वारा ही प्रवेश किया जाता है। और नीट को कौन आयोजित करता है, तो नीट को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE को आयोजित करता है, ठीक है। कौन करता है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी नीट को CBSE के द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा, CBSE के द्वारा। इसके बाद में है नेक्स्ट एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान MBBS प्रवेश परीक्षा। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है जितने भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना एक तो 1952 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा हुई थी और इन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया था। तो ये जो परीक्षा होती है, इनके लिए भी एम्स में जो प्रवेश के लिए एक परीक्षा होती है, जो कि एम्स का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब नेक्स्ट है BHU PMT यानी प्री मेडिकल टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, ये IT को चिकित्सा में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी चिकित्सा में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रम में जितने भी कार्यक्रम है, उनको उनमें एडमिशन देने के लिए एक जो है एंट्रेंस एग्जाम जो हर साल आयोजित किया जाता है, जो कि BHU या PMT कहा जाता है, जिसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जो भी विद्यार्थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MBBS करना चाहते हैं, BDS करना चाहते हैं या BA MS करना चाहते हैं और B.Pharm वगैरह करना चाहते हैं, उनको ये एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। कौन सा, BHU PMT। तो ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये प्री मेडिकल टेस्ट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, जो कि तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई से संबंधित है, जिसे अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा यानी CMC वेल्लोर कॉमन एंट्रेंस आयोजित करता है,
ठीक है। तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है, CMC वेल्लोर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। ये टेस्ट इसे आयोजित किया जाता है किसके द्वारा, ये तमिलनाडु डॉक्टर MG मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि चेन्नई से संबंधित है। अब नेक्स्ट है हमारा AIPVT, यानी अखिल भारतीय पूर्व पशु चिकित्सा परीक्षण। ये भी जो भी मतलब वेटनरी उसमें जाना चाहते, वेटनरी के उसमें फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, तो ये उससे संबंधित है। अब नेक्स्ट है लॉ के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले है AIBE, यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, अखिल भारतीय बार परीक्षा। तो इसके बारे में जानते हैं। तो यह लॉ परीक्षा लॉ कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित नहीं किया जाता। इसका मकसद भारत में कानून के पेशे का अभ्यास करने वाले एक वकील की क्षमता की जांच करना है, ठीक है। तो ये कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, या फिर किसी भी कॉलेज में प्रवेश देने के लिए इसे आयोजित नहीं कराया जाता, बल्कि जो भी छात्र, जो भी व्यक्ति जो कानून को जो पेशे के रूप में अपनाना चाहते हैं, जो कानून के पेशे में जाना चाहते हैं, उनको अभ्यास के लिए एक वकील की क्षमता की जाँच करना होता है, ठीक है। इसके बाद में जो भी विद्यार्थी, जो भी वकील परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं, उनको बाद में उम्मीदवार को काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस से सम्मानित किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़, ये जो AIBE वाला ये एग्ज़ाम होता है, ये कोई भी मतलब ये कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, ना ही इसके द्वारा किसी कॉलेज में एडमिशन मिलता है, बल्कि जिन्होंने भी लॉ की डिग्री ली है, ये उनके लिए एक जो अभ्यास टेस्ट होता है, एक टेस्ट मान कर चलिए, ठीक है। यानी कि एक वकील की क्षमता की जांच करना होता है इसका मकसद। और जो भी इसको उत्तीर्ण कर लेता है, जो भी विद्यार्थी इसको उत्तीर्ण कर लेता है, उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और उस सर्टिफिकेट को कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसके बाद में वो देश में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है। नेक्स्ट है क्लैट, यानी सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा। तो क्लैट एक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा, कैसे है, अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा है, जो कि उनके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम यानी LLB और LLM के लिए प्रवेश के लिए आयोजित कराया जाता है। और यह 16 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों द्वारा रोटेशन पर आयोजित की जाती है, मतलब समय समय पर इसे आयोजित करा दिया जाता है। यानी जो भी विद्यार्थी LLB और LLM में प्रवेश लेना चाहता है, ये उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। नेक्स्ट है AILET, तो ये क्या है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। यह विशेष रूप से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए आयोजित एक परीक्षा, ठीक है। ये देश में ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिवर्सिटी से आयोजित करा सकती है, बल्कि केवल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU दिल्ली के द्वारा आयोजित एक प्रवेश परीक्षा है। तो जो भी विद्यार्थी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, उसको AILET यानी ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। नेक्स्ट है LSAT, यानी लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। LSAT भारत में लॉ स्कूलों द्वारा उपयोग के लिए USA बेस्ड लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल द्वारा तैयार किया गया एक मानकीकृत टेस्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। तो ये जोधपुर के विधि संकाय, जो जोधपुर जो कॉलेज है उसके विधि संकाय यानी कानून का जो वो है डिपार्टमेंट है, उसमें JNVU जोधपुर विधि के क्षेत्र में अग्रणी संस्थानों में से एक LLM मास्टर ऑफ लॉ के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो मास्टर ऑफ लॉ मास्टर डिग्री चाहता है जो भी लॉ में, उसके लिए एक आवेदन आमंत्रित किया जाता है इसके द्वारा। तो एक एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें। इसके अलावा भारतीय विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय यानी BVDU, तो इसमें क्या होता है, BVDU पुणे ने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बैचलर ऑफ लॉ BBA LLB के लिए दाखिले के लिए आवेदन आमंत्रित किया है, और राज्यों के लिए विभिन्न कानून प्रवेश परीक्षा बनाई है। अब इसके बाद में है प्रबंधन के लिए यानी मैनेजमेंट के लिए। तो इसमें सबसे पहले होती है कैट की एग्जाम होता है, कैट का एग्जाम होता है, जो कि सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय प्रवेश परीक्षा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इसका नाम सुना होगा कैट, ठीक है। तो कैट भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। तो कैट की परीक्षा को किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, भारतीय प्रबंधन संस्थान के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। कैट स्कोर का उपयोग देश भर के 20 IIM और विभिन्न अन्य प्रबंधन संस्थानों द्वारा प्रवेश के लिए किया जाता है। तो देश भर में 20 जितने भी
जो IIM है 20 IIM के लिए उन्हें विभिन्न प्रबंधन संस्थानों के द्वारा इसे प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो जो भी इस कैट के एग्जाम को जो भी स्टूडेंट इसे क्लियर कर लेता है तो वो इन 20 IIM में जो प्रवेश लेने की योग्य हो जाता है। अब बात करें इस परीक्षा की, ये कब से शुरू हुई? तो ये परीक्षा 1950 में शुरू हुई थी और 2009 में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होने के लिए स्नातक हुई थी। ठीक है, तो पहले तो ये जो परीक्षा वो 1950 से शुरू हो गई थी, लेकिन बाद में 2009 से ये ऑनलाइन हो गई है। अब नेक्स्ट है हमारा सामान्य प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यानी सीमेट। ये क्या है आई देखते हैं। तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा आयोजित देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रबंधन प्रवेश परीक्षा है। क्या है? देश की दूसरी सबसे बड़ी जो मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम है। कौन सा? सीमेट। ठीक है, तो सीमेट MBA परीक्षा की सूची में एक अपेक्षाकृत नया अतिरिक्त है। 2012 में पहली बार सीमेट की परीक्षा हुई थी। कब हुई थी सीमेट की परीक्षा? ये 2012 में हुई थी। सो फ्रेंड्स, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो ये भी जो मैनेजमेंट है, जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक बड़ी जो प्रवेश परीक्षा है। तो यह एक कंप्यूटर आधारित प्रवेश योग्यता परीक्षा है और इसे कौन लेता है, कौन संचालित करता है इसे? जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट जमशेदपुर। कौन सा इंस्टीट्यूट है? जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट जमशेदपुर द्वारा इसे संचालित किया जाता है और इसमें हर साल लगभग 1 लाख उम्मीदवारों को लिया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रबंधन योग्यता परीक्षा। तो ये भी जो भी मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं जो भी स्टूडेंट, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम है ये। तो MBA में प्रवेश परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा है, एंट्रेंस एग्जाम है। 600 से ज़्यादा संस्थान प्रबंधन प्रोग्राम में प्रवेश के लिए मैट स्कोर स्वीकार करते हैं। इस परीक्षा को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है इसे? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा यानी AIMA के द्वारा इसे आयोजित कराया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है IIFT एंट्रेंस एग्जाम। ये क्या है? तो इस एंट्रेंस एग्जाम को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए आयोजित किया जाता है और ये पेपर बेस्ड एग्जाम होता है। पेन और पेपर के द्वारा इसे आयोजित कराया जाता है। इसके अलावा डिजाइनिंग के लिए भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जो भी छात्र जो डिजाइनिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, डिजाइनिंग के जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जैसे कि पहला है NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, ये अहमदाबाद के द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित कराया जाता है। नेक्स्ट है NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से मुंबई के द्वारा आयोजित कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद में NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से बेंगलुरु के द्वारा आयोजित कराया जाता है। तो ये 3 हैं, ये NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर है। ठीक है, तो इनके नाम से आप कंफ्यूज मत हो जाना, इनको ये तीनों जो है आयोजित कराते हैं, ये अलग अलग हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है पर्ल अकादमी प्रवेश परीक्षा। इसके बाद में सीड है, ठीक है, डिजाइनिंग के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा होती है। ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा IIT और भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा आयोजित कराई जाती है। तो ये याद रखना आप, ये जो सीड की परीक्षा CEED इसे जो IIT और भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IICS के द्वारा इसे आयोजित कराया जाता है। इसके द्वारा LEED लीड, ये डिजाइनिंग के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा, क्या है? LEED। ठीक है, तो ये डिजाइनिंग के क्षेत्र में जो भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनके लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा है। इसके अलावा एक है UID यूनाइटेड दुनिया डिजाइन संस्थान और नेक्स्ट है विभिन्न राज्य स्तरीय डिजाइनिंग प्रवेश परीक्षा। ठीक है, तो विभिन्न राज्य भी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराते रहते हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट है वास्तुकला के लिए। तो वास्तुकला स्नातक में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित वास्तुकला प्रवेश परीक्षा कौन कौन सी होती है? जो भी स्टूडेंट 12वीं के बाद में वास्तुकला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले होती है NATA यानी नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर में जाने के लिए सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा। इसके बाद में नेक्स्ट है JEE मेन। ठीक है, तो ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो कि मुख्य AAT के द्वारा आयोजित की जाती है। इसके बाद में HITC यानी हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा।
इसके बाद में नेक्स्ट है CEED। क्या है, एक सेकेंड, CEED। तो इसे ये डिजाइनिंग के लिए ये भी एक सामान्य परीक्षा जो प्रवेश परीक्षा है, और इसे IIT बॉम्बे के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट है KIITEE यानी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम। इसके बाद में ये है गेट, ठीक है, GAT गेट, ये गीतम प्रवेश परीक्षा है। इसके बाद में नेक्स्ट है कुछ राज्य प्रवेश BARC के लिए राज्य स्तर पर परीक्षा आयोजित कराते, ठीक है। तो कुछ राज्य जो कि BARC यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में जो भी स्टूडेंट जो प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए परीक्षा आयोजित कराते हैं, जैसे कि इसके अलावा कुछ है जैसे JNTUPACET जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये स्टेट लेवल का है, ठीक है, जो कि ऑल इंडिया में आयोजित किया जाए। इसके अलावा KCTE ये कर्नाटक सामान्य प्रवेश परीक्षा है जो कि कर्नाटक में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है IPUCET यानी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाएं होती जो कि आर्किटेक्चर के लिए आयोजित कराई जाती है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए व्याख्याता परीक्षा। तो UGC और CSIR को कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर के व्याख्यान के लिए पात्रता निर्धारित करने और PhD अनुसंधान के लिए भारतीय नागरिकों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता। तो आप भी UGC की जो तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो अब ये जो UGC है नेट की परीक्षा, इसे कौन कंडक्ट कराता है? इसे NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। पहले से UGC और CBSE के द्वारा कंडक्ट कराया जाता था, लेकिन अब इसे NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। जबकि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे उनके लिए CSIR की जो परीक्षा होती है, इसके द्वारा उन्हें किसी भी कॉलेज में व्याख्यान यानी प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी मिल जाती है, और इसके अलावा वो PhD अनुसंधान भी कर सकते हैं। इसके अलावा उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी प्रदान हो जाती है, जो भी उसे क्वालिफाई कर लेता है। अब बात करते हैं हम CSIR की, यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो CSIR संयुक्त CSIR UGC नेट का आयोजन करता है, जो कि विज्ञान से संबंधित जितने भी विषय हैं उनमें परीक्षा ये प्रवेश परीक्षा की तरह होता है, ठीक है। तो इसके तहत कुछ को नेट मिल जाता, कुछ स्टूडेंट्स को JRF भी मिल जाता, तो वो रिसर्च वगैरह में भी जाते हैं, PhD करते हैं उसके बाद में, और फिर जो किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में एज ए प्रोफेसर वो कार्य भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है UGC CBSE नेट, ठीक है। तो अब इसकी कोई वो नहीं रह गया, ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं रह गया अब, क्योंकि अब UGC और CBSE नेट की जो परीक्षा उसका आयोजन नहीं कराता, बल्कि अब NTA इसकी जो परीक्षा उसको आयोजित कराता है, ठीक है। NTA ये याद रखना, अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा अब इस परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। अब आगे है अंतरिक्ष विज्ञान के लिए स्नातक स्तर की जो प्रवेश परीक्षाएं होती है। तो सबसे पहले इसमें है बिटसेट, ठीक है। क्या है इसमें? बिटसेट है। नेक्स्ट है IIT JEE, उसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान संस्थान प्रवेश परीक्षा। नेक्स्ट है इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडमिशन टेस्ट, ठीक है। तो ये जो खगोल विज्ञान के लिए, अंतरिक्ष विज्ञान के लिए ये प्रवेश परीक्षाएं होती है, जो भी छात्र इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है कोचीन विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा, अंतरिक्ष भौतिकी प्रवेश परीक्षा। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी IIRS, ये MSc जियो सूचना विज्ञान प्रवेश परीक्षा में जो उसके लिए आयोजित की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान संस्थान, ये PhD में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती है। इसके बाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च NCR TIFR प्रवेश परीक्षा होती है, जो कि PhD के रेडियो खगोल भौतिकी के लिए राष्ट्रीय केंद्र है। इसके बाद में नेक्स्ट है संयुक्त प्रवेश स्क्रीनिंग टेस्ट जेस्ट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF प्रवेश परीक्षा। इसके बाद में है फार्मेसी के लिए एंट्रेंस एग्जाम। तो जो भी छात्र फार्मेसी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनको भी एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जो कि GPAT के द्वारा होता है। तो GPAT राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा होती है, यानी ग्रेजुएट
फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा होती है। यह परीक्षा फार्मेसी के मास्टर प्रोग्राम यानी एम फार्मा में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार होता है। ठीक है, उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो भी छात्र फार्मेसी में यानी मास्टर डिग्री चाहते हैं, एम फार्मा करना चाहते हैं, उनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो पहले हम बात करते हैं NTA के बारे में। तो अब यह जो एजेंसी NTA ये आपके नेट एग्जाम्स भी कंडक्ट कराती है। तो आपने सुना ही होगा कि काफ़ी टाइम पहले चर्चा चली थी कि देश में तमाम तरह के जो एंट्रेंस एग्जाम है उनको करवाने के लिए एक एजेंसी होनी चाहिए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, इसी बिंदु पर ध्यान करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके लिए NTA का निर्माण किया था। इसका जो गठन है वो देश की शैक्षणिक प्रणाली में बड़े सुधार के उद्देश्य से किया गया था। अब ये एजेंसी CBSE की तरफ से करवाए जाने वाले एंट्रेंस एग्जाम कराती है। ठीक है, जो CBSE की तरफ जो CBSE कराती थी जो पहले एंट्रेंस एग्जाम, अभी एजेंसी उनमें से बहुत सारे एग्जाम्स कराने लगी है। तो इसका मकसद एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सुधार लाना था। तो ये जो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA है, उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने के लिए एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर प्रीमियर संगठन है। ठीक है, तो ये क्या है? उच्च शिक्षा में प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने के लिए एक आत्मनिर्भर और स्वायत्त संगठन है और कैबिनेट के द्वारा इसे सन 2017 में मंजूरी दी गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT बॉम्बे को उच्च शिक्षा विषय रैंकिंग में इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान के लिए दुनिया के शीर्ष 200 संस्थानों में स्थान दिया गया। तो ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हमारे दो संस्थान, जिनमें कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर और IIT बॉम्बे है, तो इन दोनों को दुनिया के शीर्ष 200 ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जगह दी गई थी, जहां पर भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलोर को 89वां और IIT बॉम्बे को वैश्विक स्तर पर 125 से 150 श्रेणी में रखा गया था। तो इसमें बेंगलोर संस्थान को, जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर है, उसको 89वां स्थान मिला था और IIT बॉम्बे को 125 से 150 की श्रेणी में रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किस शैक्षणिक संस्थान ने खादी को अपने दीक्षांत समारोह के रूप में चुना था? फिर से देखिए, कौन सा शैक्षणिक संस्थान है जिसने कि खादी को अपने दीक्षांत समारोह के लिए उसमें चुना है? तो वो क्या है? IIT बॉम्बे। किसने चुना है? IIT बॉम्बे। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए किन कंपनियों के साथ हस्ताक्षर किए हैं और MOU किया है? तो हिमाचल सरकार ने, इसमें पूछा गया कि हिमाचल सरकार ने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए किन कंपनियों के साथ में हस्ताक्षर किए हैं? तो हिमाचल प्रदेश सरकार, इन्होंने किसके साथ में किया था? NTPC लिमिटेड और NHPC ने राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दो कंपनी है, एक तो NTPC लिमिटेड है, दूसरा है NHPC। तो इन दोनों ने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ में जो एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, किस लिए? ताकि वहाँ पे तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने नरेला नई दिल्ली में अखिल भारतीय होम्योपैथी संस्थान की स्थापना करने की योजना बनाई है। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा नरेला में, यानी जो ये नई दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर अखिल भारतीय होम्योपैथी संस्थान की स्थापना करने की योजना बनाई है। तो देश में इस क्षेत्र में प्रथम पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट अनुसंधान के निर्माण को चिन्हित किया गया। तो इस तरह की अपनी पहली तरह का इंस्टीट्यूशन। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, भारत सरकार ने नरेला नई दिल्ली में अखिल भारतीय होम्योपैथी संस्थान की स्थापना करने की योजना बनाई है और देश में इस क्षेत्र में प्रथम पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट अनुसंधान के निर्माण को चिन्हित किया है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, नए गोवा विश्वविद्यालय के VC के रूप में किसे चुना गया? तो चांसलर मृदुला सिन्हा के कार्यालय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वैज्ञानिक डॉक्टर वरुण साहनी को गोवा विश्वविद्यालय के VC के रूप में चुना गया। किनको चुना गया? डॉक्टर वरुण साहनी। इनको गोवा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में चुना गया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा से संबंधित जानकारी के साथ विशेष रूप से छात्र समुदाय के लिए डिजाइन किए गए
खोज इंजन का क्या नाम रखा गया है? तो पेरम्बूर में KR फोर्ड स्कूल के छात्रों ने, कहाँ के? पेरम्बूर के KR फोर्ड स्कूल के छात्रों ने इंटरनेट उपयोग और ऑनलाइन विकर्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक ऑनलाइन सर्च इंजन और ऐप डिजाइन किया। ठीक है, तो 15 सदस्य कक्षा 11 के छात्रों ने स्कूल के लिए गूगल नाम से एक जो सर्च इंजन बनाया था। ठीक है, तो इसका क्या नाम था सर्च इंजन का? गूगल। तो याद रखना इसे। और ये कहाँ के जो छात्र है जिन्होंने बनाया? पेरम्बूर में KR फोर्ड स्कूल के छात्र थे। इनके द्वारा इस ऐप को और इस सर्च इंजन को बनाया गया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान के शिक्षा विभाग ने डिजिटल सीखने को बढ़ावा देने के लिए किस टेक फॉर्म के साथ में साझेदारी की है? तो राजस्थान के राज्य शिक्षा विभाग ने वर्चुअल डिजिटल रूम सॉल्यूशन का उपयोग करके राज्य भर में डिजिटल सीखने को बढ़ावा देने के लिए US आधारित प्रौद्योगिकी फर्म किसको के साथ साझेदारी किया? किसके साथ की है इन्होंने? राजस्थान के राज्य शिक्षा विभाग ने इन्होंने की है US आधारित फर्म प्रौद्योगिकी फर्म किसको के साथ। ठीक है, तो किसको? CISCO, किसको। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रांसजेंडर या तीसरे लिंग को जल्द ही किस सरकारी निकाय के आवेदन रूपों में एक नई श्रेणी के रूप में पेश किया जा सकता है? तो ट्रांसजेंडर या तीसरे लिंग को जल्द ही UPSC के किसके द्वारा? UPSC के आवेदन पत्रों में एक नई श्रेणी के रूप में पेश किया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है कि वे ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर को परीक्षा के आवेदन फॉर्मों में शामिल करने के लिए एक प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षाओं के बारे में तेजी से संशोधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट का जो आदेश था, ट्रांसजेंडर समुदाय को जो UPSC है उसमें आवेदन पत्रों में एक नई श्रेणी के रूप में पेश किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा राज्य भारत का पहला कपड़ा विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा था ये। तो गुजरात सरकार सूरत में INR 800-900 करोड़ के निवेश के साथ भारत का पहला कपड़ा विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रही। तो कौन सी सरकार बना रही है? कौन सा राज्य बना रहा है? वो गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट है, आयुष मंत्रालय ने CSIR के साथ मिलकर एक TKDL की स्थापना की है। TKDL का मतलब क्या है? TKDL का मतलब है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी। क्या है? पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान उच्च शिक्षा में क्रमबद्ध कौशल विकास को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। फिर से देखिए इस पॉइंट को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान उच्च शिक्षा में क्रमबद्ध कौशल विकास को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इस संबंध में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी IGNOU ने राज्य के कॉलेज शिक्षा विभाग के साथ मिलकर राज्य में कॉलेज के लिए इंटरप्रेन्योरशिप और कौशल विकास के लिए 16 पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। तो इस क्षेत्र में IGNOU राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग की सहायता कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, ताकि जो देश में शिक्षा का जो स्तर है वो और भी ज़्यादा बढ़े। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकल कोष निधि को गैर लैप्सेबल बनाने की मंजूरी दी है, जिसे मध्यमा और उच्चतर शिक्षा कोष के रूप में जाना जाता है। मुस्क से उत्पन्न धनराशि का उपयोग शिक्षा क्षेत्र में योजनाओं के लिए किया जाएगा, जो माध्यमिक और छात्रों के लाभ के लिए उपलब्ध होंगी। पूरे देश